चीज बताना चाहता हूं जो मुझे कल विशाल जी ने बताई। बड़ी बड़ी कंपनीज ना आजकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए अपने क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं कर रही हैं, ना को क्वालिटी मैनेजर रख रही हैं। वो ये चाह रही हैं कि हमें ऐसी कंपनीज मिले जो जीरो डिफेक्ट के साथ में माल हमारे को मटेरियल सप्लाई कर सके। तो इसके लिए एक वर्ड मुझे कल विशाल जी ने बताया कि एक वर्ड यूज हो रहा है आजकल, ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल में क्या है कि कोई भी कंपनी जो ग्रीन चैनल कंपनी है उससे ही ज्यादातर बड़ी एमएनसीज या बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं जिनके प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट नहीं आता है। दे आर कॉल्ड एज ग्रीन चैनल। ओवर टू विशाल जी, मैं उनसे कहूंगा कि ये सारी चीजें एलैबोरेट करें और बताएं सर कि कैसे हम लोग अपने बिजनेस को अच्छा बना सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ओवर टू विशाल गुप्ता। ठीक है, थैंक यू मनीष जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। होप सबकी तबीयत सब बढ़िया है, लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे हैं, सेहत वेहत बना रहे हैं, सब सेफ हैं, परिवार सेफ है। अब ये बेसिक अगर ये क्वेश्चन है कि व्हाई फैक्ट्री ओनर्स मनीष जी म्यूट कर दो सबकी वॉइस। हाँ जी कर दिया। तो जी विशाल जी बोलिए। हाँ, तो ऑडियो चेक। यस ठीक है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को जो एक्चुअल फैक्ट्री ओनर्स जिस तरह से मुझे बताते हैं कि भाई हमने विशाल जी फैक्ट्री में जो कुछ अपना था सब लगा दिया हुआ है, किसी ने 5 करोड़ लगाए, किसी ने 10 करोड़ लगाए, किसी ने 50 करोड़ लगाए, कि घर भी बैंक के पास है, सब कुछ है। फैक्ट्री हमने लगाई थी कि हमारा नाम बने, प्रोडक्ट अच्छा चले, बट इतने कुछ मेहनत करने के बावजूद हमारी कहीं कहीं कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं, उससे हम भी परेशान होते हैं। हमें जो कई पार्टीज, अच्छी पार्टीज छूट जाती हैं और कई जगह हमारा जो शेयर ऑफ बिजनेस भी है घट गया है। तो पहले अगर मैं कहूं कि दवाई देने से पहले अगर मैं पूछा जाए कि कितने लोग को एक्चुअली दवाई की जरूरत है, तो ये जो मैंने चीज बताई कि आज एक फैक्ट्री ओनर का जो स्ट्रगल है कि मैंने सब कुछ लगा दिया, पैसे लगा लिए, इक्विपमेंट लगा लिए, आदमी हायर कर लिए, सिस्टम लगा लिए, उसके बावजूद मुझे कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं और कस्टमर से कुछ सुनना पड़ता है और कई बार मेरा बिजनेस भी कम हो रहा है। तो अगर यहाँ कोई चैट बॉट है तो आप आर टाइप कर सकते हैं, आर मतलब रिलेट। यहाँ मनीष जी चैट बॉट का ऑप्शन है। आर मींस क्या, आपने क्या बोला है? आर मींस रिलेट। अब जो लोग इस प्रॉब्लम को रिलेट कर सकते हैं वो आर टाइप कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं है। हाँ सर, काफी लोगों ने रिलेट किया है और सब लोग ही इससे रिलेट करते हैं। जो आप बात कह रहे हैं उनसे सब लोग इत्तेफाक रखते हैं सर। ठीक है। तो अभी आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये अब इस वेबिनार को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट कि आज बिजनेस की रियलिटी, हकीकत, ट्रेंड्स क्या हैं। सेकंड कि क्या वो रीजन है कि फैक्ट्री ओनर अब आज भी कस्टमर कंप्लेंट से स्ट्रगल कर रहे हैं। और थर्ड कि ऐसी हम क्या चीज आज कर सकते हैं या कमिंग टाइम में जल्दी से जल्दी कर सकते हैं कि हम जीरो कंप्लेंट्स की जर्नी की तरफ आगे बढ़े। थोड़ा सा मेरा ब्रीफ कि एजुकेशन से मैं बीई हूँ, आई एम कलकत्ता पास आउट हूँ, सर्टिफाइड 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट भी हूँ, लीन मैनेजर भी हूँ। बट खैर अब 20 साल के बाद मैं अपने आप को 10th फेल बोलता हूँ। ये सब डिग्रीज में साइड पे रख दी हैं। कॉमन सेंस इज द बेस्ट सोर्स और अब मैं आपको 10th फेल बोलता हूँ। 15 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। तो मैंने एक्चुअली कई फैक्ट्रीज चलाई हैं, डिपार्टमेंट्स चलाए हैं। तो एज अ फैक्ट्री ओनर जो एक ऑपरेशंस के पेन होते हैं कि मटेरियल टाइम पे ना आना, क्वालिटी के कारण रिजेक्ट होना, चेजिंग करना, कस्टमर की गालियां खाना, ये सब 15 साल मैंने खुद भी सहा हुआ है। अब फॉर्चुनेट में क्या था कि मुझे कई समझदार लोग मिले, कई इंडियन थे, कई जापानीज थे, कई अमेरिकन गुरुज थे। उन्होंने मुझे कई छोटे छोटे टिप्स दिए कि ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो आप भाग रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये छोटे छोटे नुस्खे आप लगा के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। बहुत सारी गलतियां मैंने खुद की, बहुत सारी गलतियां दूसरों की देखी, कुछ सक्सेस खुद भी पाए, कुछ सक्सेस दूसरों के भी पाए। तो आज अगर आपका क्वेश्चन होगा कि भाई आज आप 1 घंटा लगा के सुन रहे हैं विशाल गुप्ता को, तो विशाल गुप्ता में ऐसी क्या चीज है हम विशाल गुप्ता की क्यों सुने? तो बस सिंपल पॉइंट है कि आज जो मैं वैल्यू एडिशन ला रहा हूँ कि आज 150 फैक्ट्रियां मैं देख चुका हूँ, चैलेंजेस क्या हैं, अच्छे सॉल्यूशंस क्या हैं, उसके एक अच्छे आइडियाज हैं मेरे को। ठीक है। अब डिस्क्लेमर कि आज ये सेशन मोर टेक्निकल नहीं होगा, मोर ऑफ सॉफ्ट और बिहेवियरल इश्यूज हैं। सेकंड है कि नॉर्मली मैं शुगर कोट नहीं करता क्योंकि मेरे बॉस ने कहा है कि अगर शुगर कोट करके गुडी गुडी बोलने से कोई फायदा नहीं है।
थर्ड है कि कई सारे जो मैं पॉइंट्स होंगे आपको लगेगा कि यार ये तो कॉमन सेंस है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट सबको पता है कि कॉमन सेंस आज की तारीख में नॉट सो कॉमन है। कई जेनेरिक पॉइंट्स हैं तो कोई लोग शायद ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, कोई कम रिलेट कर सकते हैं, कोई शायद ना भी रिलेट कर सकता है। तो मेरी बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि एक ओपन माइंड रखिए। कुछ शायद आपको इसमें से एक दो चीज भी शायद पसंद आ गए जिससे आपकी क्वालिटी और कस्टमर कंप्लेंट्स में फायदा होगा, तो मान सकते हैं ये सेशन ठीक रहा। अब मेरी डेफिनेशन ऑफ बिजनेस क्या है? कई बार लोग क्वेश्चन बोलते हैं बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? तो मेरी डेफिनेशन है कि प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज दैट वर्क्स एंड ग्रोज विदाउट द बिजनेस ओनर। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज तो समझे, वर्क्स एंड ग्रोज विदाउट द बिजनेस ओनर मतलब क्या? कि आज हम अगर कोई भी बिजनेस लगाए हैं, क्यों लगाए? अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जो भी हमने फैक्ट्री लगाई है वो एक वेल्थ क्रिएटिंग मशीन बने। क्योंकि आज कोई भी एक फैक्ट्री है, छोटी से छोटी फैक्ट्री में भी 7 से 8 स्टेक होल्डर्स होते हैं। ओनर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, बैंक हो गया। तो अगर ये बिजनेस या जो अगर आपकी फैक्ट्री है अगर ये कमा के नहीं देगी तो ये 8 स्टेक होल्डर्स का काम कैसे होगा? और अगेन एज अ बिजनेस ओनर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, या मैं कहूंगा एक सौभाग्य है, भगवान सबको नहीं देता, कि अब आपको एक ऑप्शन मिला है, आपके पास आपने एक स्टेप उठाया है कि आप कईयों का भला कर सको। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम आ जाते हैं पहले पार्ट के वेबिनार के बिजनेस रियलिटी, कि आज बिजनेस में क्या हो रहा है। तो एज अ सोसाइटी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर इंक्रीजिंग। तो इसमें किसी को दो राय है कि अगर मैं 5 साल और आज की बात करूं या 10 साल या आज की बात करूं, तो एज अ कस्टमर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है बढ़ती जा रही है। अब कस्टमर एक्सपेक्टेशंस बढ़ने का मतलब क्या है कि जो टॉलरेंस फॉर एरर्स है वो घटते जा रहे हैं। पहले अगर मैं कहूंगा 5 साल पहले फोन रॉन्ग नंबर आता था, हम कोई इरिटेट नहीं होते थे। आज अगर कोई 3 कॉल पे फोन नहीं उठाता तो हम इरिटेट हो जाते हैं। पहले हम कहीं शॉपिंग करने जाते थे तो दुकान वाले को कहते थे हम भाई साहब आते हैं 5 मिनट बाद। आज हम उसके सामने ही फोन खोल के कहते हैं भाई साहब फ्लिपकार्ट तो ये रेट दे रहा है, आप कितने में दोगे? तो एज अ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस जैसे जैसे बढ़ेगी, ब्रूटैलिटी और हार्शनेस बढ़ने वाली है। सेकंड पॉइंट है, आज कई कस्टमर बोलते हैं जीरो डिफेक्ट इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ। ये मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जितनी भी करीब स्टोरी सुनाऊंगा आपको रियल लाइफ और एक्चुअली सुनाऊंगा। ये बात है 2008 की। मैं ऑटो इंडस्ट्री में से था। तो ऑटो इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो टॉप में हम जापानीज कंपनीज जैसे टोयोटा, निसान, मारुति, इनको टॉप में गिनते हैं कि यहाँ तो 19-20 नहीं हो सकता। और महिंद्रा और टाटा को कंपैरेटिवली हम गिनते हैं थोड़ा सा कि भाई 18-19 भी हो गया तो चलेगा। तो मैं जिस प्लांट में था हम लोग महिंद्रा को सप्लाई करते थे कोई कंपोनेंट। ये मैं बात कर रहा हूँ 2008। तो तब क्वालिटी हेड गए वहां कंप्लेंट के लिए अटेंड करने। तो महिंद्रा के क्वालिटी वाले ने पूछा कि भाई साहब, उनका नाम मिस्टर राजीव था जो हमारी फैक्ट्री से क्वालिटी हेड थे। उन्होंने कहा भाई मिस्टर राजीव कंप्लेंट क्यों आई? तो मिस्टर राजीव ने कहा कि सर हम 3 महीने से तो जीरो डिफेक्ट पे थे, 0 पीपीएम पे थे, इस महीने कंप्लेंट आ गई। तो महिंद्रा वाले ने कहा मिस्टर राजीव जीरो डिफेक्ट इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ। तो मिस्टर राजीव कंफ्यूज हो गए, यार हम कंप्लेंट की बात कर रहे हैं, ब्रशिंग योर टीथ कहां से आ गया? तो उन्होंने भी देखा कि वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा आपने ब्रश किया? तो राजीव जी ने कहा हाँ रोज करता हूँ। उन्होंने कहा आपने सबको बताया कि आज मैंने ब्रश किया? तो उन्होंने कहा वो तो यार अज्यूम्ड है। तो उन्होंने कहा सेम है कि आज 0 पीपीएम अज्यूम्ड है। अब ये क्वेश्चन अगर मैं शायद कहता कि कोई जापानीज कंपनी है तो शायद हजम हो जाती। अब मैं बात कर रहा हूँ 2008 और वो भी महिंद्रा। आज हम कौन से साल में बैठे हैं? 2020। आज वर्ल्ड ग्लोबल हो गया है। तो जीरो डिफेक्ट इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ एक बिजनेस रियलिटी है, एक असम्पशन, एक्सपेक्टेशन बढ़ता जा रहा है। सेकंड पॉइंट है बिजनेस इज गेटिंग बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या है? या तो 0 होता है 1 होता है, 0.2, 0.3, 0.4 नहीं होता। तो आज जितनी कंपनीज हैं, जैसे अगर मैं मारुति की बात करूं, मारुति 35 ईयर से थी। मारुति ने बड़े 35 साल का कि मैं और सप्लायर हम साथ साथ हैं। आई थिंक आपके कई सारे फ्रेंड्स एनसीआर में ऑटो एंसिलरी या मारुति वेंडर्स होंगे, गुड़गांव, फरीदाबाद साइड में, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो पहले बड़ा था कि मैं और सप्लायर साथ साथ हैं, हम सप्लायर को इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम साथ और करेंगे। आज 35 इयर्स बाद
मारुति ने क्या किया, एक 100 मार्क का ऑडिट चेक शीट बना लिया है, जिसको नाम दिया होगा मेस ऑडिट चेक शीट। या आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी पूछ सकते हैं, जो भी ऑटो वाला होगा वो सबसे ज्यादा परेशान मेस ऑडिट से होगा, जो भी आपके मारुति वेंडर है। तो मारुति ने बड़ा सिंपल का 3 कैटेगरी के वेंडर है हमारे। जो 100 में 60 प्लस है उनको हमने नाम दे दिया ग्रीन, जो तो 40 से 60 है उन्हें नाम दे दिया येलो, और जो 40 बिलो है उनको नाम दे दिया हमने रेड। अब मारुति ने सिंपल कह दिया भाई या तो आप ग्रीन हो या हो ही नहीं। जो पहले था कि भाई येलो है, रेड है, हम इसको सुधारेंगे, हम सप्लायर इंप्रूवमेंट प्लान बनाएंगे, हम अपने इंजीनियर्स भेजेंगे, हम भाई या तो आप ग्रीन हो, 60 प्लस हो, या हो ही नहीं। ठीक है, अब ऑटो में तो आप सोच सकते हो कि हाँ भाई डायरेक्ट ऑनलाइन और ये सब कंसेप्ट तो बहुत पुराने हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। पर दूसरे सेक्टर, आज के सारे सेक्टर होते हो, चाहे डिफेंस हो, FMCG हो, आज धीमे धीमे हर जगह ये कंसेप्ट स्टार्ट हो गया है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, आप एशियन पेंट्स हैं, एशियन पेंट्स ने भी ये कंसेप्ट स्टार्ट किया है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था इंटरटेक के थ्रू, जो मैंने ही रन किया था, कि उन्होंने भी कहा कि जो हमारे वेंडर्स होंगे वो ग्रीन चैनल वेंडर होंगे। ग्रीन चैनल वेंडर का मतलब क्या, उनकी कोई इनकमिंग इंस्पेक्शन नहीं होगी, उनका कंपोनेंट आया डायरेक्ट लाइन में जाएगा, यूज होगा, कुछ भी प्रॉब्लम आई जिम्मेदारी कस्टमर सप्लायर की। तो पॉइंट में ये कह रहा हूं कि आज बिजनेस बाइनरी हो गया है, तो या तो आप 0 हो या 1 हो। अब कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं भाई ग्रीन चैनल ठीक है, बट उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जब कोई लगातार 1 साल जब आपकी 0 कस्टमर कंप्लेंट हो, तब हम उसे ग्रीन चैनल बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या आ गया, कि सिर्फ प्रोडक्ट का फॉर्म, फंक्शन, डायमेंशन, टेस्ट सर्टिफिकेट, वही। आज कस्टमर कहता है कि ये तो है ही, प्रोडक्ट का तो है ही, बट जो आपकी सर्विस है, कि जैसे आपकी एक्सेस शॉर्ट क्वांटिटी, आपके इनवॉइसिंग एरर, आपका जो कार्टन थे फटे निकले, आपके लेबल गलत निकले, आपकी जो ट्रक से माल आया उसमें मिट्टी थी, माल भीग गया, ये सारी चीजें भी आज कस्टमर कंप्लेंट में गिनी जा रही हैं। तो आज क्योंकि अभी ट्रेंड, लोगों ने अपने प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर लिया, तो आज प्रोडक्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स कम हो गई हैं, बट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स ज्यादा हो गई। कितने लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं? या कोई चैटबॉट मुझे दिख नहीं रहा, मे बी मनीष जी आप ही शायद एज ए रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा मुझे फीडबैक देते रहिए। जी जी, कि कितने लोग इससे चीज से रिलेट कर पा रहे हैं, या जो आज फेस कर रहे होंगे। अब आप देख पाएंगे सर, मैंने सेटिंग चेंज कर दी है। अब ठीक है, ग्रीन चैनल, अब इससे अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? आज एक पेंट इंडस्ट्री 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है इंडिया में। तो जो अगर ट्रेंड कहेंगे कि 0 to 1 हो रहा है, अज्यूमिंग आज इंडिया में पेंट इंडस्ट्री नहीं बढ़ती और ये ट्रेंड होगा 0-1, तो क्या होगा? 0 वालों का शेयर 1 पे जाने वाला है। तो अज्यूमिंग अगर आप ग्रीन चैनल बन गए, आपने अपनी क्वालिटी सुधार ली और आपके कॉम्पिटिटर नहीं सुधार पाया, तो ऑब्वियसली अज्यूमिंग अगर इंडस्ट्री नहीं भी बढ़ती, आप बढ़ जाओगे। सेकंड, एक एंटी चाइना वेव अब चल पड़ी। आई थिंक कितने लोग को ऑलरेडी, क्योंकि मेरे 4-5 क्लाइंट्स के कहना है कि उन्हें ऑलरेडी कहीं ना कहीं से मेल आनी शुरू हो गई है कोटेशंस की। इस ग्रुप में कितने लोग को कोई कोटेशंस आने लग गई हैं, कोई एक्सपोर्ट की ऑर्डर्स की, कि कहीं यूएस से हो, टर्की से हो, जापान से हो? एक्चुअली विशाल जी, MSME सेक्टर के अंदर ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको बाहर से मेल्स आए, और अभी MSME सेक्टर को हम लोग बढ़ाने के लिए ही ये पेंट विजन का सारा ये नेटवर्क को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी ये वी आर गोइंग टू फॉर दिस थिंग, बट अभी कितने लोगों के पास ये है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो अच्छा। इसको हम सोचते हुए आगे बढ़े कि MSME से रिलेटेड हम चीजें कर रहे हैं। बट हाँ, जो चैट में मैं पढ़ पा रहा हूँ, काफी हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये आपकी बातों से रिलेट कर रहे हैं। और ग्रीन चैनल एक इतना बड़ा टॉपिक अपने आप में बन सकता है, क्योंकि MSME को अगर बड़ा होना है और वो अगर ग्रीन चैनल में आ गए, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज होगी। करेक्ट। बोलिए सर आगे प्लीज। अब अगर हम देखें चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उनकी जीडीपी 12 ट्रिलियन की है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है 4 ट्रिलियन। इंडिया में आज जो हमारी 3 ट्रिलियन की जीडीपी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है 0.5 ट्रिलियन। अब अगर सपोजिंग मान के चलो ये 4 ट्रिलियन अगर
में से कुछ शिफ्ट होगा चाइना से बाहर। अगर इंडिया के पास से 0.1, 0.2, 0.3 ट्रिलियन भी आ गया तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। अब अगेन ये अपॉर्चुनिटीज किसके पास आएंगी? जो ऑब्वियसली जिसकी प्रोडक्ट क्वालिटी, सिस्टम्स, प्रोफेशनल, पूरा जो तामझाम है वो सही है, और जो ऑलरेडी आज भी स्ट्रगल कर रहा है वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छा टाइम है अगर हम अपने आप की कमर कस लें, अपने आप पे इन्वेस्ट कर लें, अपने को ठान लें कि भाई मुझे भी इस ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना है, तो अगले 3, 4, 5 साल हमारे पास एक अच्छा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। एक दूसरा ट्रेंड भी है, स्पेशली अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में सेकंड जनरेशन आ गई है। अब मैं सेकंड जनरेशन बोलता हूँ जो से 25 टू से 40 की एज ग्रुप के हैं। ये जनरेशन है जो अब्रॉड से पढ़ लिख के आए हैं, उन्हें एक विजन है कि हम थोड़ा कॉर्पोरेटाइज कर सकें अपनी कंपनी को। ये लोग ग्लोबल विजन पे चल रहे हैं। काफी सारे लोग आजकल यूके, कनाडा, यहाँ सबसे भी पढ़ के आ रहे हैं। तो इन लोग के लिए आसान होता है कि ऑर्डर लाना, बट ऑर्डर लाने के बाद उनकी टेंशन शुरू हो जाती है कि यार ये ऑर्डर तो आ गया, बट ये एग्जीक्यूट होगा कैसे, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरी तो ब्रांड की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको एक शेयर किया कि बिजनेस रियलिटी ओवरऑल ये हो रहा है कि या तो आप अच्छे वेंडर हो या हो ही नहीं, और ये आप मान के चलो 3 साल के अंदर अंदर ये एडवांटेज मान के चलो मैंडेटरी हो जाना है, 3 से 5 साल मैक्सिमम इसमें। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर पेंट इंडस्ट्री को 50,000 करोड़ में बहुत कम इंडस्ट्रीज होंगी जो इतनी बड़ी होती हैं। पेंट इंडस्ट्री 50,000 करोड़ की है, और भी बहुत ऑप्शन है। अगर आप सपोजिंग अज्यूमिंग कुछ और नहीं भी होता, अगर आप भी 1 हो जाते हो तो 0 का शेयर तो आपके पास है। तो क्वेश्चन है हम कितने रेडी हैं। अब ये मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि जैसे पड़ोस में भाई पानीपुरी वाला है, कोई भी शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी, पानीपुरी वाले, जय भोले जय शंभू। आपने उसकी पानीपुरी खाई, उसमें सपोजिंग कुछ बाल निकला, कुछ कीड़ा निकला, आप क्या कहोगे? भाई चेंज कर दे पानीपुरी, कोई हल्ला नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि पानीपुरी वाले से एक्सपेक्टेशन है यार चलो यार कुछ और डेंजरस चीज तो नहीं थी, छोटा बाल ही निकला। बट यही प्रॉब्लम अगर कैडबरी में एक बार आ गई तो कितना बड़ा हल्ला हो गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आपको एक छोटे से, अब जैसे पानीपुरी वाला एक लोकेशन में सुबह दुकान खोलता है, शाम को चलता है, आ गए ग्राहक आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। कैडबरी जैसी कंपनी है, आज इतनी कंट्रीज में इतना ब्रांड है, इतनी स्ट्रॉन्ग गुडविल है, तो वहां आपके पास गलती की गुंजाइश कम हो गई। आज सपोजिंग जो कैडबरी को भी अपना ब्रांड रीबिल्ड करने में कितने अरबों पैसे खर्च हो गए। तो इस स्लाइड का मॉरल ऑफ स्टोरी है कि अगर बड़ा बनना है तो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ाने होंगे, और जैसे ही आप बड़े बनोगे आपकी गुंजाइश ऑफ गलतियां कम होती जाएंगी। अब क्वेश्चन है कि यार ये सब ठीक है, पर मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं आज भी क्वालिटी के? तो उसके मैंने कुछ 6 रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं। पहला रीजन कि कोई सुपरस्टार आएगा। ओनर्स लगते हैं कि यार मैं 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख का एक सुपरस्टार प्लांट हेड ले आऊंगा, क्वालिटी हेड ले आऊंगा, वो आएगा सब कुछ संभाल लेगा, मैं फ्री। चलो अच्छी बात है, सोच अच्छी बात है, बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम आई थिंक तो ये है कि अब सुपरस्टार्स होने बंद हो गए। मे भी पहले 10 साल पहले या 5 साल पहले तक होता था कि अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अगर हम हॉलीवुड में देखें तो सुपरस्टार्स होते थे अमिताभ बच्चन इन एंड एज डॉन, रजनीकांत इन एंड एज शिवाजी द बॉस। इसका मतलब क्या? पूरी पिक्चर अकेला ही सुपरस्टार चलाएगा। दिस एंटायर फिल्म विल बी ड्रिवन बाय द सुपरस्टार। बट अब आजकल को ये सुनने में आता है कि सुपरस्टार रणबीर कपूर, सुपरस्टार रितेश देशमुख। नहीं, आज क्या हो गया है कि हर आदमी का रोल है। हीरो का भी रोल है, हीरो के फ्रेंड का भी रोल है, हीरो के फादर का भी रोल है, म्यूजिक डायरेक्टर का भी रोल है। तो जो पहला हमारा प्रॉब्लम होता है कि भाई सुपरस्टार आएंगे, उसमें प्रॉब्लम्स पहली तो एक तो सुपरस्टार मिलने बंद हो गए। सेकंड है कि सुपरस्टार को लाना और उनसे काम करवाना दोनों अलग चीजें हैं। हायर करने के लिए तो ठीक है, आपने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए दे दिए, एक कोई अच्छी सी कंपनी पकड़ी, वहां से आपने हायर कर लिया कोई डीजीएम, जीएम, वीपी लेवल पे। अब प्रॉब्लम क्या होती है? 3, 4, 6 महीने बाद वो चला जाता है। अब कितने ने ये प्रॉब्लम फेस की है कि एक महंगा बंदा लाए, बड़े खुश होके आ गए कि मैं तो 2 लाख रुपए का सुपरस्टार ले आया हूँ,
अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ऑर्डर भी आ जाएंगे, डिलीवरी भी बढ़िया हो जाएगी, आदमी भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, और 6 महीने बाद वो भाई साहब चले गए। तो लोग, आई थिंक काफी लोग शायद इस चीज पे भी रिलेट करेंगे। अब सेकंड क्या होगा, जब आप सुपरस्टार लाओगे तो पीपल ड्रिवन हो जाएगा। जितना पीपल ड्रिवन होगा, मूड्स और दूसरी कंडीशंस पे डिपेंड होगा। आज मूड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है तो चीज ठीक चल रही है, कल को प्रॉब्लम आ गई तो चीज खराब हो गई। थर्ड प्रॉब्लम आती है कि डेलीगेशन वर्सेस एब्डिकेशन। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पर डिफरेंट वर्ड है। डेलीगेशन का मतलब क्या है कि मैंने किसी को काम दिया, मैंने उसे प्रॉपरली समझाया काम कैसे करना है, और मैंने उससे फीडबैक लिया। एब्डिकेशन का मतलब क्या है कि भाई मैंने अपना पिन लगाया, भाई तू जान सुपरस्टार, तेरा काम जाने, मेरे को फोन नहीं आना चाहिए, मेरे को कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, मेरा को कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब आपने क्या किया, भाई मैं 2 लाख आदमी को, बंदे को दे रहा हूँ, मेरा पिंड छोड़ो, भाई तू अपना सब देख। ये सबसे डेंजरस चीज हो जाती है आई थिंक काफी लोग, और यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ब्लैकमेलिंग की। अब वो प्लांट हेड कहेगा, भाई लाला जी तो मेरे बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता, लाला जी की क्या, सब मेरी सुनो। भाई 2.5 लाख सर, जैसे कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आया, कुछ आया, भाई साहब ने रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। लाला जी मजबूर, 2.5 की जगह बेटा तो 3 लाख ले ले, बट नौकरी मत छोड़ यार, मेरा पार करवा ले। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स कई फेस करते हैं। तो लोग कहते हैं यार अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो कई लोगों ने कहीं सुन लिया कि हम पर्सन कंपनी को सिस्टम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। बहुत बढ़िया, अब ये वर्ड कहीं से आ गया, पर्सन डिपेंडेंट नहीं, हम कंपनी को सिस्टम ड्रिवन कंपनी बनाते। बहुत अच्छी बात है। अब सिस्टम ड्रिवन कंपनी की लोगों की डेफिनेशन क्या है कि भाई मैंने आईएसओ सर्टिफिकेट ले लिया, मेरे ऑफिस में या फैक्ट्री में एक आईएसओ सर्टिफिकेट टंग गया, तो भाई मेरा काम हो गया। अच्छी बात है, सोच ठीक है, आईएसओ इतने कंट्रीज में कुछ तो होगा। अब प्रॉब्लम क्या हो गई उसमें कि अब ये सिस्टम बनाता कौन है। अब ये सिस्टम आपने कोई कंसल्टेंट हायर कर दी है, कंसल्टेंट में भी कोई जूनियर आदमी है, उसने कोई कंपनी का उठाया, कॉपी पेस्ट मार के दे दिया। या आपने अपने कंपनी में जूनियर मोस्ट आदमी को कहा, भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे महीने बाद आईएसओ ऑडिट होना है, वो पूरा करके दे दो। अब जूनियर आदमी बैठ के क्या करेगा, कुछ कॉपी पेस्ट मारेगा, रात भर प्रिंट्स निकलेंगे, कलर प्रिंट्स निकलेंगे, उसके में भी लोग दिमाग लगाएंगे कि इसको प्रिंट को थोड़ा पुराना लगाओ, इस पे ग्रीस लगाओ, इस पे संडे चेंज करो, इसमें साइन लाओ। तो क्या हो गया, सारा खेल कागजों पे हो गया। तो जो एक्चुअल चल रहा है और जो पेपर बोल रहे हैं, टोटल अलग कहानी है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई आईएसओ में, या आईएसओ में कहूंगा सिस्टम्स में। मैं थोड़े ऑटो एग्जांपल ज्यादा दूंगा क्योंकि 5-6-7 साल में ऑटो में ही रहा हूं। तो ऑटो इंडस्ट्री में हम जोक करते हैं कि आप प्लांट में पत्थर मारोगे तो किसको लगेगा, तो जवाब आता है ऑडिटर को। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि प्लांट में 5-10 ऑडिटर ना घूम रहे हो। अब जितने ऑडिटर घूमेंगे उन्हें कौन चाहिए होगा, उन्हें ऑडिट ही चाहिए होगा। अब जब रोज आपकी कंपनी में ऑडिटर ऑडिटी गेम खेलेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले जो हम बोलते हैं ऑडिटी मेंटालिटी आ जाती है। ऑडिटी मेंटालिटी नहीं, क्या आर्ग्यू करने को, कि वो भाई साहब कहेंगे कि यार ये तो आपके में ये प्रॉब्लम है, वो बोलेगा नहीं नहीं सर मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है, 10 फाइलें उठा के ले आएगा कि सर ये देखो। तो हम लोग क्या हो गए, प्रोडक्शन कम वकील ज्यादा बन जाते हैं। हम हर चीज में आर्ग्यूमेंट, पेपर, ये वो दिखाने लगे थे, हम बिकम पेपर टाइगर्स। एक मैं कंपनी में था, क्योंकि मैं भी ऑडिटी, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि बहुत सारे ये पाप मैं भी कर चुका हूँ, बहुत सारे पाप ऐसे करवा भी चुका हूँ, तो ये मैं सारे प्रॉब्लम्स फर्स्ट हैंड भी डील कर चुका हूँ। तो एक बार एक ऑडिटर आया, उसने भी मेरे को ऐसा पूछा, मैंने भी कई फाइलें दिखाई, उसने मेरे को क्वेश्चन पूछा, विशाल ये एक्सेल प्लांट है कि पेपर प्लांट है। मैंने कहा सर एक्सेल ही है। कहता है मुझे तो पेपर ही दिख रहा है, एक्सेल कम दिख रहा है। तो मॉरल ऑफ स्टोरी कि ज्यादा ऑडिटी आर्ग्यूमेंटिव मेंटालिटी से भी होने के बाद अगर आप सिस्टम भी लगा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। थर्ड जो मेजर प्रॉब्लम है कि हम ये सिस्टम लगा क्यों रहे हैं। तो बिजनेस मास्टर है, बिजनेस ग्रोथ के लिए हम लगा रहे हैं और सिस्टम्स को सपोर्ट करने के लिए लगाया है कि बिजनेस आर देयर टू हेल्प हिम। कि जैसे अगर आपको दौड़ना है तो आप स्पोर्ट्स शूज पहनते हो। स्पोर्ट्स शूज क्यों पहनते हो, कि भाई आप तेज दौड़ सको। ऑब्जेक्टिव क्या, आपको दौड़ना है। लोग क्या करते हैं, सिस्टम को मालिक बना देते हैं कि हर चीज में भाई प्लांट रोक दो, गाड़ी रोक दो, ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, मेरे को नहीं पता। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, आपने बिजनेस को तो साइड पे कर दिया, अपने सिस्टम्स इन सब में अपनी चीजें रोकनी शुरू कर दी। इससे क्या हो रहा है, आपका बिजनेस हर्ट हो रहा है। रीजन नंबर 3, कॉम्प्लेक्सिटी, टू मच कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको कोई भी चीज एग्जीक्यूट करनी है
तो सिंपल चीज एग्जीक्यूट करना आसान है कि कॉम्प्लेक्स? सिंपल आप कहोगे, बट कहने को आसान है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब इंडिया में हम एक कंसेप्ट बोलते हैं डेढ़ बुद्धि या ओवर स्मार्ट, या आपने वर्ड सुना होगा डेढ़ शाना। आज हमें सिंपल चीज इंडिया में पसंद ही नहीं आती। मैं सबको एक एग्जांपल देता हूं कि आप अपनी ट्रैफिक लाइट्स देख लो। ट्रैफिक लाइट में 3 लाइटें हैं, उसमें भी आप मान लो 2 लाइटें हैं, एक रेड एक ग्रीन। सिंपल मतलब है रेड यानी रुक जाओ, ग्रीन मतलब चल पड़ो। आज आप अपने कोई भी एनसीआर या कहीं में कहूंगा इंडिया के आप ट्रैफिक सिग्नल में भी, शायद चंडीगढ़ का आई थिंक एक एक्सेप्शन मैंने देखा है, कोई भी आप सिग्नल उठा लो तो रेड हो या ग्रीन हो लोगों को कुछ समझ नहीं है, लोग तो अपना चल पड़ते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? जब 2 सिंपल चीजों को हमने इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो अगर हम 6 बटन लगा देंगे तो क्या होगा? तो आज क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम अपनी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी या चीज को सिंपल से सिंपल चीज को कंफ्यूज करने में हम एक्सपर्ट है। सेकंड, हम क्या करते हैं, टू मेनी इनिशिएटिव। रोज भाई आज हम क्या करेंगे, हम आज टीपीएम करेंगे, बोर्ड शोर्ड लगा दिए, तालियां हो गई, बहुत बढ़िया। फिर 3 महीने बाद ये सब टीपीएम वीपीएम बेकार है, आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे टीक्यूएम। चलो बहुत बढ़िया है, उसमें भी कुछ आपने बोर्ड वोर्ड लगा दिए, बैनर वैनर लगा दिए, कोई फायदा नहीं। तीसरे महीने बाद ये सब टीपीएम टीक्यूएम बेकार है, हम लीन करेंगे। तो ये कर उड़ के, और आजकल जो नया है भाई, हम सब ये सब का प्रॉब्लम है ईआरपी। तो प्रॉब्लम है आप जितने इनिशिएटिव्स लगाओगे आपके बैकएंड तैयार नहीं होंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है 100 इक्वल टू 100। एक जापानीज हमें कोच करता था, वो हमें बोलता था 100 इक्वल टू 100। हम हंसते थे, यार ये बूढ़ा जापानी, इसको हमने इतने पैसे देके बुलाया और ये बता रहा है 100 इक्वल टू 100, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, 100 तो 100 होता है, क्या बेवकूफी वाली बात है। फिर 3 या 6 महीने बाद हमें रियलाइज हुआ वो कहना क्या चाहता था, कि हमारे लिए तो सब कुछ ही 100 है, हमारे लिए तो 90 भी 100 है, हमारे लिए तो 95 भी 100 है, हमारे लिए तो 105 भी 100 है। तो प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ चलता है, जितना चलेगा, जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतनी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, जितनी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी उतनी गलतियां होंगी। ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूं प्रेजेंटेशन में अगर कोई इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो आप ये स्लाइड अगर आप समझ के ये भी इतना आप ले जाएं आज, तो भी आपके बिजनेस में काफी फायदे कर सकता है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को ग्रो करना, ठीक है, और साथ साथ बिजनेस के ग्रोथ के साथ हमें जीवन में सुख चैन भी चाहिए। तो हमें हाई बीपी, हाई स्ट्रेस, हाई टेंशन से ग्रो भी नहीं करना। हमें कोई, जैसा भी बीच में कोई केस आया कि 46 में किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को 45 पे हार्ट अटैक हो गया, किसी को 50 पे हार्ट अटैक हो गया, हमें वो भी नहीं चाहिए। हमें बिजनेस भी चाहिए और जीवन में सुख चैन भी चाहिए। अब वो कब होगा? जब आपका प्रोडक्ट या जो भी आपकी ऑफरिंग है या सर्विस है, उसकी क्वालिटी, कॉस्ट और डिलीवरी कॉम्पिटिटिव होगी। अगर आपकी ये 3 चीज कॉम्पिटिटिव नहीं है तो आपको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा। अब अगर आपको आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी कॉम्पिटिटिव रखनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसे क्या ड्राइव कर रहा है? तो जो आपके ऑपरेशंस है वो जब तक रिलायबल, कंसिस्टेंट, एरर फ्री नहीं होंगे। रिलायबल का मतलब क्या? जब भी आप ऑपरेशन रन करो रिलायबली चले, कोई ब्रेकडाउन ना हो। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि जो आपका पहला प्रोडक्ट है, 10वां प्रोडक्ट है, 100वां प्रोडक्ट है, 500वां प्रोडक्ट है, वो सेम हो। एरर फ्री का मतलब क्या है कि डिफेक्ट्स, एरर्स ना हो। अब ये ऑपरेशंस को कौन गाइड करता है? ऑपरेशंस को चलाते हैं आपके वर्क इंस्ट्रक्शन, एसओपी, पॉलिसी, मैनुअल, जो भी आपने टर्मिनोलॉजी की है कि ऑपरेशंस को चलाने का तरीका ये है। तो यहां तक सब क्लियर? अब कहीं ना कहीं कुछ हमें फेलियर आते हैं, कोई कंप्लेंट आ गई, रिजेक्शन आ गई, कुछ ब्रेकडाउन आ गए, फिर हम उसका आरसी और कापा भी करते हैं। आरसीए मतलब क्या? रूट कॉज एनालिसिस। कापा का मतलब क्या? करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। वो क्या करते हैं, क्या कराते हैं, कस्टमर का डंडा आता है, कुछ फॉर्म भरते हैं, जैसे तैसे भर के रख देते हैं। अब ये फाइनली जितने फॉर्म्स और ये सब हमें जाते कहाँ हैं? ये जाते हैं या तो किसी की फाइल में, या किसी के कंप्यूटर की एक्सेल शीट में, या किसी के दिमाग में। अब प्रॉब्लम क्या है? मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक का मतलब क्या है कि आपने जो भी फेलियर पे जो भी कुछ किया वो कहीं ना कहीं तो कागजों में ही रह गया है। आपकी ये एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन तो आया ही नहीं। अब इसका मतलब क्या होगा कि अब ये जो प्रॉब्लम है 100% रिपीट होगी। क्यों? क्योंकि आपने लूप क्लोज नहीं किया। इसके लिए आप कई बार देखते होंगे या कई बार आप रिलेट करेंगे कि मेरी यही प्रॉब्लम घड़ी घड़ी आए। कस्टमर भी कहता होगा भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं लाओ। कई बार लोग कापा भरते हैं तो उसमें
डेट और प्रोडक्ट नंबर भी नहीं करते, वही कॉपी पेस्ट करके मेल कर देते हैं। कस्टमर कहता है भाई साहब मेल तो कम से कम चेक करके भेज दिया करो। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। रीजन नंबर 5 क्या है कि अगर आज आपको ग्रीन चैनल बनना है तो जब तक 100% पीपल आपके इन्वॉल्व नहीं है, आपकी क्वालिटी डिलीवरी कंसिस्टेंसी में इंपैक्ट आना ही आना है। आज हम देखते हैं कि हम पीपल से हाथ और पैर, यानी उनका मे बी तन, हाथ पैर तो यूज कर रहे हैं, बट क्या हम उनका दिल और दिमाग भी एंगेज कर रहे हैं? इसलिए अब हम देखते हैं कि एट्रिशन हाई है, लोग आते हैं बट इंटरेस्टेड नहीं है, या हम बोलते हैं यार हमारे लोग सारे कामचोर हैं, काम करने को तैयार नहीं है। तो उसके रीजन क्या है? पहला रीजन है प्राइड इन वर्क या प्रोडक्ट मिसिंग है। कई कंपनियों में मैं जाता हूँ, वो कहते हैं यार हमारा प्रोडक्ट तो जो है ना, ये यहाँ लग रहा है जी, वहां लग रहा है, मेरा प्रोडक्ट तो बुलेट ट्रेन में लग रहा है, मेरा प्रोडक्ट तो मर्सिडीज में जा रहा है, मेरा प्रोडक्ट तो स्काई स्क्रैपर में जा रहा है। तो कई जगह आप देखोगे कि जब लोग अपना प्रोडक्ट ऑपरेशंस दिखाते हैं, उनके दिल में गर्व होता है, और कई जगह वो कहते हैं हाँ यार कुछ बना रहे हैं। एक मैं अपनी एक एग्जांपल दूंगा, मैं एक यूनिट हेड था एक कंपनी में, हम बनाते थे बोल्ट्स। तो एक बोल्ट आता था 10 रुपए का, ऐसा इतना बड़ा साइज का एक बोल्ट आता था। तो लोग जंग खा रहा है, बोल्ट है, लोहा है, जंग खा रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई कई कर रहा है। तो मैंने एक दिन क्या किया, बोल्ट के नीचे 10 रुपए का नोट रखा और बोल्ट साइड पे रख दिया कि बोल्ट भी 10 रुपए का है, नोट भी 10 रुपए का है। अब आदमी क्या उठाता है, बोल्ट उठाता है कि 10 रुपए उठाता है? तो मैं थोड़ा साइड पे छुप गया। सबसे पहले हमारा क्वालिटी मैनेजर आया, उसने सबसे पहले उठाया, जेब 10 रुपए जेब में डाले और बोल्ट को लात मार दिया। तो सबसे पहले मैंने उसको पकड़ा, भाई एज अ क्वालिटी मैनेजर आप भी अगर अपने प्रोडक्ट को लात मारोगे तो जो आपके नीचे के ऑपरेटर, हेल्पर, वर्कर, टीम है, उनके अंदर क्या प्रोडक्ट की प्राइड आने वाली है? ठीक है। सेकंड है कि नो क्लियर कम्युनिकेशन, इंस्पिरेशन, कि अगर आज हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसमें अगर कहीं आपको कुछ दिल से आपने इमोशन नहीं जोड़ा, इंस्पिरेशन नहीं दिया, तो आदमी को बोर लगता है और वो शॉर्टकट्स ढूंढेगा। थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एसओपीज आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। अब इंडिया में हम ये देखते हैं, जो मेरा आप लोग भी रिलेट करेंगे, कि कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि भाई साहब ये काम कर दो, तो जवाब आता है ये मेरा काम नहीं है। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा आपका क्या काम है? वो कहता है वो तो मुझे पता नहीं, बट ये मेरा काम नहीं है। तो इंडिया में लोगों को काम क्या है पता हो ना हो, क्या काम नहीं है सबको पता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं है, कौन काम किसने करना है, कैसे करना है, वो डिफाइन ही नहीं है। तो कभी काम हो गया, कभी नहीं हुआ। और लास्ट एक लास्ट मिनट रश सिंड्रोम। हमारी हर चीज अर्जेंट 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 होती है। अरे ये 20 दिन हो गए, ये 25 दिन हो गए, कस्टमर का डंडा है, आज ये है, आज वो है। तो जितना आप लास्ट मिनट रश करोगे, भागोगे, परेशान होगे, उतनी आपकी लोग भी स्ट्रेस्ड आउट होंगे और क्वालिटी भी ठीक नहीं आएगी। और लास्ट रीजन है हमारा जो प्रोसेसेस हैं, हमारे डिजाइन फॉर फेलियर है। डिजाइन फॉर फेलियर्स का मतलब क्या? कि आपके हैंड ऑफ बिटवीन प्रोसेसेस क्लियर नहीं है। कई सारे इश्यूज नो मैन लैंड में चले जाते हैं। नो मैन लैंड का मतलब क्या? कि प्रोडक्शन ने कहा यार मैंने तो इसको करके ओके दे दिया, अब आगे मैं नहीं जानता। क्वालिटी वाला कहता है मुझे तो प्रोडक्शन वाले ने दिया ही नहीं। तो हैंड ऑफ का मतलब है जब एक प्रोसेस से दूसरे में जब हैंड ओवर होता है, वहां बहुत आप देखोगे कि चीजें स्लिप हो जाती हैं और चीजें नो मैन्स लैंड में चली जाती हैं। जब आप पूछो भाई ये किसकी जिम्मेदारी थी, तो किसी को पता ही नहीं, सब कहेंगे उसकी उसकी उसकी। एंड में फिर फाइनली कॉल तो एज अ फैक्ट्री ओनर आप ही को आना है। दूसरी है कि हम एबनॉर्मल सिचुएशन में भी प्रोसेस को नॉर्मल की जैसे चलाते हैं। एक कंपनी में गया, एक इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी थी। वो कहते हैं यार सर हमारे यहाँ है ना सारे आदमी कामचोर है, कोई काम करने को तैयार नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई क्या हुआ? कहते हैं ये देखो ये सारे प्रोडक्ट, इंजेक्शन मोल्डिंग में फ्लैश करके चीज निकलती है, उसको कट करना होता है, ये देखो यहाँ फ्लैश नहीं करते लोग, काटते नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि प्रोसेस में कितने आदमी लगते हैं? कहते हैं 2। अच्छा, मैंने कहा उस दिन कितने थे? कहते हैं 1। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर आपका साइकिल टाइम कितना हो? जब 2 होते हैं तो साइकिल टाइम कितना होता है? कहते हैं 30 सेकेंड। मैंने कहा अच्छी बात है, फिर जब 1 आदमी था तो आपने साइकिल टाइम को 60 सेकंड किया होगा? कहते हैं हमने तो नहीं किया। मैंने कहा चलो आपका साइकिल टाइम नहीं छेड़ सकते होगे, आप आधे घंटे बाद प्रोडक्शन रोक के आपने कुछ छांटा होगा? नहीं, हमने तो वो भी नहीं किया। मैंने कहा फिर तो हेल्पर की जगह शायद सुपरमैन को भी ले आते तो भी प्रॉब्लम होनी थी। क्यों? आपने सिस्टम में डिजाइन ही कर दिया है
कि जो प्रोसेस 2 आदमी से 30 सेकंड में होने चाहिए थे, आप 1 आदमी से 30 सेकंड में करा रहे हो। ये तो डिजाइन फॉर फेलियर है। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट होता है कि हम रंग बिरंगे एसओपीस तो बना देते हैं, बट कई बेसिक रिसोर्सेज है। आपने लिखा कि भाई इस प्रोडक्ट पे मार्किंग करनी है, अब मार्किंग के लिए आपने स्केच पेन ही नहीं दिए। आपने कहा ये चीज को चेक करने के लिए गेज होना चाहिए, आपने वो गेज ही नहीं दिया। जब आप एक्चुअल शॉप फ्लोर पे देखोगे तो आपने बेसिक रिसोर्सेज ही नहीं दिए होते। आपके बंदे क्यों आपके लिए काम करेंगे? और लास्ट पॉइंट है टू मच ब्यूरोक्रेसी। अभी जिस कंपनी में अपने, क्योंकि मैं अपने थोड़े ज्यादा केसेस सुनाता हूँ, एक कंपनी में मैं जब प्लांटेड था, मैं शॉप फ्लोर पे गया गर्मियों में, उसने कहा बाबूजी आप एक काम करो, आप यहाँ बहुत गर्मी है, थोड़ा हीट ट्रीटमेंट एरिया था, गर्मी थी बहुत। मैंने कहा बाबूजी आप एक काम करो, आप एक पंखा लगवा दो। मैंने कहा बिल्कुल, गर्मी में तो पंखा होना चाहिए, लग जाएगा पंखा, कुछ चिंता मत कर। अब इतनी ब्यूरोक्रेसी, इतनी हमारी कंपनी में पीओ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, कि दूसरे दिन मैं नीचे गया, उसने कहा बाबूजी फैन। मैंने कहा आ रहा है, चिंता मत कर, मैं हूँ। उसने कहा साहब आप सब कंपनी में सबसे बड़े आदमी हो, आपने कहा तो पंखा लगेगा ही। 3 दिन हो गए कॉर्पोरेट से फॉलो कर रहा हूँ, हाँ कर रहे हैं, हो रहा है, साहब नहीं है, साइन नहीं। चौथे दिन से आप मानोगे नहीं कि मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने उस दिन उस एरिया में जाना छोड़ दिया। मैंने रियलाइज किया कि हमने क्या इतनी ब्यूरोक्रेसी कर दी कि कंपनी में एक वीपी एक ऑपरेटर से आंख मिलाने में शर्मा रहा है। अब ये गलती किसकी है? गलती हमारी है। एज अ मैनेजमेंट हमने अपनी चीजें ऐसे कॉम्प्लेक्स बना दी, इतनी ब्यूरोक्रेटिक बना दी है। आज वो गर्मी में आपके लिए हीट ट्रीटमेंट में काम कर रहा है, वरना 8-10 हजार का आदमी से तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। क्यों आपके लिए प्रोडक्ट बनाएगा, क्यों क्वालिटी लाएगा? और ऐसे प्रोसेस जो हीट ट्रीटमेंट जो एक्चुअली प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट कर। तो इससे रियलाइजेशन मुझे निकला कि यार भाई एग्जीक्यूशन तो होना है। फिर उस दिन मैंने जो भी जैसा तैसा पुश करके फाइनली पंखा आ गया। बट पॉइंट यह है कि इस टाइप के इश्यूज बहुत सारी कंपनीज में हो रहे होंगे और शायद हम उनसे अनजान होंगे, तो इन पे आप कृपया जरूर देखिए। तो ये बेसिकली कुछ मैंने 6 टिप्स दिए। कुछ मनीष जी किसी का कोई फीडबैक आया हो, कोई यहाँ मुझे क्योंकि चैट बॉक्स दिख नहीं रहा, लोग को अभी तक लग रहा है। अनलॉक कर दिया था मैंने चैट बॉक्स को, आप देख सकते हैं उसको। हेलो हाँ जी सर, अभी आप लोगों के सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स हम लोगों के विशाल गुप्ता जी द्वारा रखे गए हैं, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल को लेकर और कई हम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है और आपके सामने रखा है। जिस भी हमारे पार्टिसिपेंट को, हमारे भाई को कोई ऐसी चीज पूछनी हो जो आपको लगता हो कि मेरे को ये जानना है कि मेरी फैक्ट्री में ये चीजें क्यों हो रही है और इसका कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, तो वो आप पूछ सकते हैं। टिप्स पे आएंगे सर, जी अगर आप चाहें तो आप अपनी स्क्रीन को सर स्टॉप कर सकते हैं अगर इसमें खत्म हो चुका है तो। नहीं अभी है और टिप्स हैं। ये तो अभी मैंने कुछ 6 रीजंस बताए। अभी तक हमने जो 3 पार्ट में 2 पार्ट कवर कर लिए, बिजनेस रियलिटी पार्ट कवर कर लिया है। क्या एक बार मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट कर लीजिए तभी हम लोग आगे। यस यस यस, ठीक ठीक, क्योंकि हमारा सिस्टम ये पूरा कंप्लीट करके उसके बाद सारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशंस लेते हैं सर। ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं कि हम ग्रीन चैनल की तरफ बढ़े? तो टिप नंबर 1 कि सबसे पहले आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए कि मुझे ग्रीन चैनल बनना क्यों है। तो एक कहावत है कि आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। कई लोग कहते हैं हाँ विशाल जी ग्रीन चैनल हो, बहुत अच्छी बात है, हम भी बनेंगे ग्रीन चैनल। फिर 1-2 दिन 3 दिन महीने बाद जब काम होता है कहते हैं अरे यार विशाल जी ये सब छोड़ो यार, भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, और एंड में विशाल जी करना क्या, हमने तो 2 रोटी खानी है। तो मेरा उस पर जवाब होता है भाई 2 रोटी के लिए तो आपने फैक्ट्री नहीं लगाई ना। खेल तो 2 रोटी का कभी था ही नहीं। 2 रोटी तो आपकी हेल्पर की भी अपनी अश्योर्ड है। गेम है कि आप एज अ वेल्थ क्रिएशन क्या करते हो, क्या लेगेसी छोड़ते हो, क्या सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। खेल तो वो है, 2 रोटी का था, खेलना था वो तो आप अपने सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से कमा लोगे। तो इसके लिए पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली ग्रीन चैनल क्यों बनना है। अगर ग्रीन चैनल बनोगे तो आपको ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो मिलेंगे और ऐसे क्या पेन्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। जब तक एज अ फैक्ट्री ओनर आप जब तक 500% कमिटेड ना हो कि भाई मुझे तो ग्रीन चैनल बनना ही बनना है, कम वॉट में, आप लिख के ले लो, नहीं होगा।
अब कई ऐसे ड्राइव्स कस्टम बड़े कंपनीज होती हैं वो अपने वेंडर्स के लिए करती हैं, आपने भी कभी कोई पार्ट रहे होगे या सुना होगा कि वेंडर इंप्रूवमेंट ड्राइव। पर जब अगर आप उन्हें ड्राइव को लोगे, यार ये तो कस्टमर ने कहा है, आदमी भेज दो, पैसे भेज दो, 2 आदमी भेज दो, करके कर लो यार, कस्टमर को नाराज क्यों करना, वो कभी भी आप सक्सेस नहीं होगे। एक मैं केस बताता हूँ, एक ऐसी मैं वेंडर डेवलपमेंट ड्राइव कर रहा था, तो एक प्लांट जो जिसके लिए कर रहे थे वो फादर डॉटर डुओ थे। फादर बॉम्बे रहते थे और डॉटर ये ड्राइव कर रही थी। तो ये लोग बॉम्बे से बड़ौदा अप डाउन करते थे, तो मैं एक दिन बड़ौदा उनके प्लांट गया, तो ओनर आए मेरे को पिकअप करने। उन्होंने कहा यार ये विशाल जी है ना, ये सब ये ग्रीन चैनल बेकार है ना, ये कस्टमर तो आज भी डिस्काउंट मांगता है, ये है वो है, दुनिया भर के पंगे हैं। 5 मिनट उन्होंने बोलते गए कि ये सब बेकार है। फिर 3 मिनट मैंने बोला कि मैंने कहा सर आप बॉम्बे में बैठे हो, आप क्या चाह रहे हो, आपका टाइम क्या हो कि भाई गाड़ी लोड होने वाली हो तो प्रॉब्लम आ जाए, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, ये कंप्लेंट आ गई, वो सुनना चाहते हो, कि आप फ्री होके बिजनेस ग्रो करना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो बिजनेस ग्रो करना चाहता हूँ और फ्री होके ग्रो करना चाहता हूँ। मैंने कहा तो ये ग्रीन चैनल जो जर्नी है ये आपको उसी चीज में हेल्प करेगी, और आप तो ये बेनिफिट लेके चलो कि ये तो कस्टमर पे कर रहा है, लोग तो लाखों दे दे के अपने प्राइवेट कोचेज हायर कर रहे हैं, आपको तो बहुत डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। तो उन्होंने कहा यार विशाल जी ये चीज किसी ने मुझे ऐसे नहीं समझाई थी, अब मैं समझ गया, थैंक यू वेरी मच। फिर उस दिन इवनिंग को मैंने कुछ उनको टीम को समझा, उन्होंने कहा विशाल जी आप टेंशन मत लो, अब मुझे चीज समझ आ गई है, मैं इन्हें अपनी भाषा में समझा दूंगा। तो जो पहले स्ट्रगल कर रहे थे 6 महीने के अंदर अंदर वो लोग भी ग्रीन चैनल हो गए। तो मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है कि जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो कि भाई मुझे तो ग्रीन चैनल बनना ही बनना है, आप कुछ भी करके लिख लो, हालत नहीं सुधरने वाले। नंबर 2, अब आज जर्नी हो गई है सेल्फ सर्टिफिकेशन की। पहले आपने भी देखा होगा 5 साल पहले हम सब ट्रू कॉपी करवाते थे। ट्रू कॉपी में क्या होता था, हम कहीं गजेटेड ऑफिसर के पास जाते थे, अपनी ओरिजिनल लेके जाते थे, वो ओरिजिनल देखता था, जेरोक्स देखता था, ट्रू कॉपी साइन मारता था, अपना सील मारता था, और फिर उस पर लिखते थे अटेस्टेड। तो ये प्रोसेस में फिलॉसफी क्या थी कि हर आदमी चोर है, हर आदमी कुछ ना कुछ फज करना चाहता है, सिर्फ गजेटेड ऑफिसर्स ईमानदार हैं और वही आपको चेक करके कर सकते हैं। ये पहले सोच थी। आज क्या हो गया है भाई, आप सेल्फ अटेस्ट कर लो, भाई आप अपनी जेरोक्स लो, पासपोर्ट की, पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, साइन करो और दे दो। अब क्या जर्नी हो गई है कि भैया आपका काम है, आपका प्रोडक्ट है, आप बेटर जज हो, हम कौन होते हैं। तो अब जर्नी शिफ्ट हो गई है फ्रॉम एक्सटर्नल थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन टू सेल्फ सर्टिफिकेशन, कि भाई आप अपने बेस्ट जज हो। लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात कर दी आपने, वी आर अवर सेल्फ जज। अब इसको मेजर कैसे करें? तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रखो और अपने आप को 1 से 10 नंबर दो इन टर्म्स ऑफ आपकी रेटिंग, कि अज्यूमिंग आज आप कहीं भी बाहर बैठे हो, अब्रॉड बैठे हो, दुबई बैठे हो, अमेरिका बैठे हो, क्रूज में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो और आपकी फैक्ट्री चल रही है। अब आप कहीं भी बैठे हो, आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि फैक्ट्री सही चल रही है, जो प्रोडक्ट बन रहा है सही बन रहा है, जो माल जा रहा है सही चल रहा है। 1 मतलब आप मान के चलो, रेटिंग में अगर हम कहें 1 मान के चलो कि 0 कॉन्फिडेंस, जिसको हम बोलते हैं कि आपने पार्किंग में लिखा होता है ना, सवारी अपनी सामान की खुद जिम्मेदार है, चोरी हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हुआ, रखना है तो रखो, नहीं रखना तो मत रखो। और 10 मतलब कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई मैं 10 गुना पैसे देने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे अपनी प्रोसेस, टीम, सिस्टम्स पे इतना कॉन्फिडेंस है। तो ये जैसे लोग, एक बार मैं गया कंपनी में, उन्होंने भी पूरे टेबल पे फाइलें रख दी कि ये देखो विशाल जी हम ये भी हैं, हम वो भी हैं। मैंने कहा मुझे फाइलें नहीं देखनी, आप अपने दिल पे हाथ रख के रेटिंग दो। तो सबने रेटिंग दी अपने आप को 4, 5 आउट ऑफ 10। एक ने दी 7। मैंने कहा यार सारे लोग तो 4, 5 दे रहे हैं, आपने अपने आप को 7 क्यों दिया? उसने कहा सर कुछ तो अपनी कुछ तो शर्म कर लूं, मैं क्या करूं, मैं कितना बेइज्जत हो रहा हूं। मैंने कहा पॉइंट बेइज्जत की नहीं है, पॉइंट ये है कि जब तक आप अपनी हकीकत नहीं पहचानोगे आप 4 से 8 जाओगे ही नहीं। अगर आप अपनी आंख बंद करके रखोगे तो 4 से 3 ही जाओगे, 4 से 5 नहीं जाओगे। तो ये जो एक सर्टिफिकेशन जर्नी है, ये मोर ऑफ एज अ पर्सन, हम एज अ ग्रीन चैनल पहले पर्सन बनेंगे, फिर कंपनी ग्रीन चैनल बनती है। कि जब मैं एज अ पर्सन जो भी काम करूं सही करूं, आगे वाले को डिफेक्ट ना दे, सही करूं, एज पर एसओपी करूं, एज पर नॉर्म्स करूं, तो जाके कंपनी
तो ये मे बी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने आप को एक सेल्फ रेटिंग मे बी 1 to 10 में आप दे दीजिए। शेयर करने की जरूरत नहीं है, बट मे बी दिल पे हाथ रख के कुछ कर सकते हैं। अब टिप नंबर 3 कि हाउ डिड सिस्टम अलाउ दिस फेलियर टू हैपन। अब आप अपने जो भी डेली प्रोडक्शन रिजेक्शन के आपके कुछ ना कुछ नॉर्म्स बने होंगे। अब कोई भी फेलियर होता है, या तो कंप्लेंट आई या हाई रिजेक्शन आया, आज हमारा सॉल्यूशन क्या है? कोई भी प्रॉब्लम था, आदमी ढूंढो, कौन था वो? तो किसी का पर्सन ढूंढा जिसको कहते हैं स्केपगोट, कि किसी के नाम का बिल फाड़ दो कि भाई ये राम था, श्याम था, घनश्याम था, ऑपरेटर था, उसकी नेग्लिजेंस थी, उसकी मिस्टेक थी। और तो आप आई थिंक आपने भी कई कापा देखे होंगे, शायद आपकी कंपनी में भी कापा में लिखे होते हैं, फाइनली लिखा होता है कि ऑपरेटर नेग्लिजेंस, ट्रेनिंग गिवन टू ऑपरेटर। तो मेरा सबको सवाल होता है कि भाई ये नेग्लिजेंस का ठेका सिर्फ ऑपरेटर ने क्यों लिया हुआ है? मैनेजर ने क्यों नहीं लिया? डीजीएम ने क्यों नहीं लिया? जीएम ने क्यों नहीं लिया? वीपी ने क्यों नहीं लिया? तो अब हमें अपनी सोच चेंज करनी है। हमें कोई पर्सन बलि का बकरा नहीं ढूंढना, हमें अपने आप को पहला सवाल पूछना है कि हाउ डिड द सिस्टम अलाउ दिस फेलियर टू हैपन। तो जब आप ये सवाल पूछेंगे, कर दीजिएगा, तो जब आप ये सवाल पूछेंगे तो इस सवाल से क्या हो रहा है? आप पर्सन की तरफ ब्लेम नहीं कर रहे। अगर ये मैं सवाल पूछूंगी कि भाई हाउ डिड राम अलाउ दिस फेलियर टू हैपन, तो क्या होगा? राम डिफेंसिव हो जाएगा कि भाई ये तो मेरे पे आ गई, तो अब मैं तो कुछ तो डिफेंस करूंगा ही, राम तो गलती कर नहीं सकता। बट अगर हम पूछेंगे हाउ डिड द सिस्टम अलाउ दिस फेलियर टू हैपन, तो अब पर्सन से शिफ्ट होकर सिस्टम पे फोकस चला गया, तो हर आदमी ऊपर हो जाता है। दूसरा सवाल पूछो कि वाज द प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, बॉम्ब, ड्राइंग क्लियर? जवाब मिलेंगे शायद वही क्लियर नहीं थे। वाज द एसओपी अवेलेबल? पता चलता है वही अवेलेबल नहीं था। वाज द एसओपी फॉलोड? जवाब शायद नो मिलेगा। क्या उस जो भी ये प्रोडक्शन के टाइम में कोई एबनॉर्मलिटी, डिविएशन थी? आपका कोई प्रोसेस आरएम मटेरियल में कोई गड़बड़ थी, आपका प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम हुई थी, आपकी इक्विपमेंट में कुछ गड़बड़ थी, आपकी टूलिंग में, यूटिलिटी में, एनवायरनमेंट में, तो आपने एबनॉर्मल कंडीशन में भी क्या आपने नॉर्मल तरीके से चलाया? ऑपरेटर ट्रेंड था क्या? तो जब आप अपने को ये सवाल पूछने लगोगे तो आपको दिखेगा कि भाई हमारे तो ये पहले 6 सवाल ही सारे गड़बड़ हैं, आगे क्या करना है? तो पहले तो हम इसी चीज को ठीक करें, पहले तो हमारी प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन को सही करें, पहले तो हमारे एसओपीस बनाएं, पहले तो हमारे एसओपीस को फॉलो करें, पहले तो ये बेसिक चीजें सही करें, फिर कुछ दिमाग लगाओ। तो अगर आपने पहली स्लाइड मैंने आपको एक मिसिंग लूप बताया थी, सेकंड स्लाइड अगर आप ये भी पकड़ लें, हाउ डिड सिस्टम अलाउ दिस फेलियर टू हैपन, तो भी आपका काफी कुछ बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, आपकी सोच चेंज होने लगेगी, आपकी टीम की सोच चेंज हो जाएगी। टिप 4, स्टार्ट कैलकुलेटिंग सीओपीक्यू। सीओपीक्यू का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। मे बी जिन लोगों के पास एक डायरी पेन है, 2 मिनट आप एक्सरसाइज साथ साथ कर सकते हैं, आप ये खुद अपना कैलकुलेट करिए। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का मतलब क्या है कि आज हमारी जो भी पुअर क्वालिटी के कारण जो भी हमें पैसे का नुकसान हुआ, उसे हम बोलते हैं सीओपीक्यू। तो जब हम उसको रुपीस में क्वांटिफाई करते हैं तो हम सीओपीक्यू को रुपीस में बोलते हैं। अब ये 2 कैटेगरी में होती है। पहली हो गई इंटरनल फेलियर, कि जो फैक्ट्री के अंदर होती है। अब क्या फेलियर्स होते हैं? मे बी जो लोग के पास डायरी पेन है शायद खुद अपना हाथों हाथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या अपना दिमाग से फोकस करिए कि फैक्ट्री में कितना मटेरियल स्क्रैप है उसकी, क्योंकि नॉट ओके होने के कारण कितना मटेरियल, कितने रुपए का मटेरियल स्क्रैप होता होगा। सेकंड, मे बी स्क्रैप ना होता होगा बट मटेरियल को आप डाउनग्रेड करते होंगे या कोई लोअर ग्रेड पे बेचते होंगे। थर्ड, कि आपका मटेरियल ओके नहीं है, उतनी क्वालिटी नहीं, तो आपको एक अच्छा खासा उसके ऊपर डिस्काउंट देना पड़ रहा होगा। फोर्थ है कि अब आपके पास मटेरियल तो नॉट ओके बन गया, अब उसे कुछ यूज करना है, तो अब आपने कुछ ओके मटेरियल मिक्स कर रहे हो, उसको भी बिगाड़ रहे हो, इधर उधर कुछ धीमे धीमे डाइल्यूट कर रहे हो, ये सारी एक्टिविटी कर रहे हो। एक रिवर्क और होल्ड जब मटेरियल होता है या जब आपकी लाइन बंद होती है तो उसके कारण कितना प्रोडक्शन डाउन टाइम होता है। अगर आप उस चीज को क्वांटिफाई करोगे रुपीस में, तो रुपीस कितना आ रहा है। थर्ड है कि आपका जो एफजी मटेरियल है जब डिस्पैच होना था उसी टाइम पे क्वालिटी वाला बोला भाई ये मटेरियल होल्ड है, ये मटेरियल नहीं जाएगा। अब बिल भी बन गया, ईवे बिल भी बन गया, अब प्रॉब्लम आ रही है, क्या करो, कैसे करो, मटेरियल उतारो, इसको करो, रीवर्क करो।
तो आप 2 मिनट लेके सोच सकते हैं कि आपकी फैक्ट्री में महीने का या साल का इंटरनल फेलियर जो हो रहा है कितने रुपए का हो रहा होगा, लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का। सेकंड है जो एक्सटर्नल फेलियर। एक्सटर्नल फेलियर वो है जो फैक्ट्री के बाहर होते हैं, कि जैसे आपको कितनी डेबिट नोट पेनल्टीज आ रही हैं, उसमें तो सीधा सीधा अमाउंट है। आपका कितना मटेरियल रिटर्न आ रहा है, कोई मटेरियल कस्टमर से आ रहा है, कुछ वेयरहाउस से आ रहा है, कुछ ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। कई बार जो मटेरियल रिटर्न आता है आपका नहीं भी आता। ये भी कई लोग शायद रिलेट करेंगे कि अगर आप एज अ वेंडर थोड़े बदनाम हो तो कस्टमर क्या करता है, जिसका भी रिजेक्ट है आपके नाम का चेक का बिल बना देता है। तो आप देखोगे कि बहुत सारा मटेरियल आपका नहीं है वो भी आपके पास आ गया। क्यों? और सिंस अगर आपकी रेपुटेशन एज अ क्वालिटी वेंडर नहीं है, आप फाइट नहीं कर सकते, आपको वो नुकसान झेलना पड़ता है। जब मटेरियल रिटर्न आता है तो उसकी फ्रेट तो ऑब्वियसली आपको ही भरनी पड़ती है। फिर फ्रेट देना पड़ता है कि जो माल रोड से जा सकता था आप ट्रेन से भेज रहे हैं, एयर से भेज रहे हैं, स्पेशल गाड़ियां लगा रहे हैं, एक्सपेंसिव कार्स लगा रहे हैं, पर्सनल व्हीकल्स लगा रहे हैं। कोई कंप्लेंट आ गई, सपोजिंग कोई आउट स्टेशन हो गई, अब्रॉड कंप्लेंट आ गई, अब आपको आदमी को भी भेजना है, उसका ट्रैवल कॉस्ट है, लॉजिंग कॉस्ट है, दूसरे कई कॉस्ट हैं, वो कितनी हो गई। अब आपका अगर कहीं भी कस्टमर के यहाँ क्वालिटी इशू आ गया, सबसे पहले कस्टमर क्या करेगा, पेमेंट होल्ड कर दो। तो अगर आपके 10 बिल पेमेंट होने थे और उसमें एक बिल में भी क्वालिटी इशू हो गया, आपको क्या लगता है वो एक बिल की पेमेंट होल्ड होगी कि 10 की होल्ड होगी? 10 की पेमेंट होल्ड होगी। तो आपका सारा कैश फ्लो गड़बड़ हो गया। और लास्ट हो जाता है आपका जो सेल लॉस। सेल लॉस का मतलब क्या है कि या तो कस्टमर बता रहा है और रिड्यूस कर रहा है, या तो भाई साहब पार्टी छूट गई। कई लोगों की होंगी अच्छी अच्छी पार्टीज थी, अच्छे पे मास्टर थे, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे पेमेंट मार्जिन्स दे रहे थे, बट आपकी एक आध गलती के कारण लूज हो गई। एक्सपोर्ट्स में खास होता है, लोग बड़ा डरते हैं कि अगर एक्सपोर्ट में मेरी कंप्लेंट आ गई तो मेरे पास दरिया में डालने के अलावा शायद कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या कमाया, उल्टा नुकसान ज्यादा हो गया। तो अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो अगर सपोजिंग आपकी से 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ जो भी टर्नओवर होगी, आप देखेंगे कि ये जो कॉस्ट अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे वो आपकी कम से कम 2 से 5% की निकलेगी। तो आप मान के चले अगर आप 100 करोड़ की सेल कर रहे हैं और आपकी 5 करोड़ की कॉस्ट तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है, और अगर आपने इस 5 करोड़ में से आपने 2 करोड़ भी अपनी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कर दी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट होगी। तो आपकी प्रॉफिट मान के चलो, हम कई कंपनियों में देखते हैं जिन्होंने अपना प्रॉफिट 10 to 15% लोगों ने प्रॉफिट बढ़ा लिया है, प्रॉफिट फाइनली प्रॉफिट जस्ट बाय फोकसिंग ऑन सीओपीक्यू। तो अगर आप इस स्लाइड को भी देख लें, इसको भी इंटरनलाइज कर लें, कुछ कैलकुलेट कर लें, तो अगर मैं आज कहूंगा कि अगर आज के डे में अगर आपने ये भी स्लाइड पकड़ ली तो भी हम कहेंगे कि आज का वेबिनार कामयाब रहा। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम बोलते हैं FAQs, कि पहला कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी फैक्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स बीइंग ग्रीन चैनल। कई सवाल पूछते हैं कि आप कैसे, तो मैं कहता हूं मैं 3 चीजें देखता हूं। मैं कोई ऑडिट शीट नहीं देखता, मैं कोई चेक शीट नहीं देखता, मैं 3 चीजें देखता हूं। मैं लोगों के चेहरे शाम को देखता हूं कि अगर तो शाम को लोगों के चेहरे में स्ट्रेस आउट है, लड़ाई है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, तो ऑब्वियसली वो ग्रीन चैनल कंपनी नहीं है। अगर आपके जो फोन्स हैं, किसी के 150 फोन है, 200 फोन है, 250 फोन है, अगर वो फोन रिड्यूस नहीं हो रहे, इसका मतलब आप ग्रीन चैनल नहीं। और थर्ड है प्लांट राउंड। अब लोग कहते हैं भाई प्लांट राउंड में आपको कैसे पता चला, आप विदाउट चेक शीट, विदाउट ऑडिट शीट कैसे करते हो? तो मैं सबको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाओ, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाओ और एक मेट्रो स्टेशन चले जाओ। तीनों रेलवे स्टेशन हैं, आप तीनों में कौन कहोगे कि ग्रीन चैनल कौन है? आप कोई रेलवे एक्सपर्ट तो हो नहीं, ठीक है। आज आप ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाओ, वहां का स्टेशन मास्टर कितनी भी आपको फाइलें दिखा दे कि देखो मेरे पास तो ये 100 फाइलें हैं, मैं ग्रीन चैनल हूँ, मैं ग्रीन चैनल हूँ, आप कहोगे नहीं भाई, ना यहाँ कोई चलने की तमीज, ना सामान रखने की तमीज, ना कोई इंफॉर्मेशन की पता, ना क्लेanलीनेस पता, तो भाई साहब आप ग्रीन चैनल नहीं हो। तो जिसे कुछ भी टेक्निकल नहीं पता, आप जब प्लांट राउंड पे घूमते हो आपको एक कंफर्ट मिल जाता है। तो सेम क्वेश्चन है कि जब आप प्लांट राउंड पे जाते हो, हम भी ऐसे कई प्लांट जाते हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ओहो बढ़िया से बढ़िया, आप प्रेजेंटेशन देख के लगेगा ओहो अगला ग्रीन चैनल तो यही आता, क्या बढ़िया है।
और प्लांट राउंड जाते ही आपको लगेगा भाई साहब आप ग्रीन चैनल से कोसों दूर हो। और कई कंपनी आप देखोगे कि उनके पेपर वर्क प्रेजेंटेशन बहुत बेकार है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप प्लांट पे खड़े हो जाओ, उनको कोई इसमें अभी क्या देखना है, ये तो ग्रीन चैनल है ही। तो ये जो ग्रीन चैनल जो मैं कह रहा हूँ दिस इज सेल्फ सर्टिफिकेशन, ठीक है, कई ऑडिट चेक शीट्स और ये सब भी अवेलेबल है, बट एज अ ओनर आप खुद ही जज कर लोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं लोग कि यार ग्रीन चैनल में तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन लगता होगा, तो मेरा जवाब है नहीं। जो आपको प्रोसेस चलाना है उसके लिए जो मिनिमम डॉक्यूमेंट है वही है। हम पेपर कंपनी नहीं है, हम जो भी कंपनी है, कोई पेंट बना रहा होगा, कोई कंटेनर बना रहा होगा, आई डोंट नो, जो भी कोई इंजीनियरिंग में होगा, जो भी कंपोनेंट्स है, हम वो कंपनी है। तो हमारा काम है पेपर नहीं बनाना, हमारा पैसा आता है प्रोडक्ट से। थर्ड लोग क्वेश्चन बोलते हैं ये ग्रीन चैनल बनना तो बहुत कॉस्टली होगा, तो उसमें मैं जवाब बोलता हूँ भाई आज आप 10 साल 20 साल से एक फैक्ट्री चला रहे हो, आपने ऑलरेडी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, कैपेसिटीज, ये सब के लिए आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर लिया है, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 15 करोड़, ठीक है, तो फैक्ट्री तो चली रही है। अब आप अपना सीओपीक्यू देखो, तो अगर आप कह रहे हो कि भाई मैं ग्रीन चैनल महंगा है, सीओपीक्यू देख के आपको लगेगा कि ग्रीन चैनल ना बनना मुझे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अगर मैंने कहा आप सपोजिंग 100 करोड़ कंपनी हो और 5 करोड़ आपका सीओपीक्यू है, और आपको सपोजिंग उसको 1 करोड़ आपने रिड्यूस कर दिया, तो आपको क्या लगता है 1 करोड़ रिड्यूस करने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा? कुछ भी नहीं। जो आपकी रूटीन फैक्ट्री चल रही है उसी में तो अब ऑब्वियसली अगर आपको कोई इक्विपमेंट अच्छा लेना है या कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट लेना है, वो तो जो एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में लगना है लगना है। अब आप बोलोगे कि भाई मुझे कोई भी एक लैब इक्विपमेंट लेना है, तो वो तो आपको ऐसे भी टीसी बनाना है तो लैब इक्विपमेंट लेना ही है, उसके बिना तो आप प्रोडक्ट दोगे नहीं। तो कोई ग्रीन चैनल बनाने के लिए कोई अलग खर्चे या ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपने कुछ कर भी लिए है कि चलो भाई आपने कुछ कंसल्टेंट हायर भी कर लिए, कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी अटेंड कर ली, तो खर्चा क्या होगा, कोई 5, 10, 15 लाख। और अगर आप उस 5, 10, 15 लाख में से साल का करोड़ रुपए भी बच लेते हो, तो आपकी सीओपी आपकी कॉस्ट आरओआई कहां पहुंच गई आपकी? 500%, 600%, 700%, ठीक है। तो आज मेरा कहना है कि ग्रीन चैनल ना बनना सबसे कॉस्टली है। क्वेश्चन 4 पूछते हैं कि भाई हम तो इस 20 साल से धंधे में हैं, इसी इतने सालों से हम ये प्रोडक्ट बना रहे थे, ये चीजें कर रहे थे, मशीन टीम वही है, अब क्या चेंज होगा? तो क्वेश्चन है कि ग्रीन चैनल में चेंज, प्रोडक्शन भी वही है, मशीन भी वही है, लोग भी वही है, टेक्नोलॉजी भी वही है। अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग कर रहे हो तो हो सकता है पहले भी फेरोमैटिक मिलाक्रॉन की मशीन चल रही है, आज भी वही चल रही है। आपका कोई शीट मेटल का आई थिंक काम होगा तो पहले भी आपके अनिल की प्रेसें थी, आज भी अनिल की प्रेसें होंगी। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज होगा कि जो आपका काम करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो चेंज हो जाएंगी, आपका जो देखने का नजरिया वो चेंज हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो जो पहले चीजें चल जाती थी कि जो भाई 90 को भी 100 चला लो, 80 को भी 100 चला लो, 120 को भी 100 चला लो, वो आप अपने आप बंद कर दो। आप अपने आप वो बंद कर दोगे तो अपने आप ग्रीन चैनल की तरफ बढ़ जाओगे और कुछ टाइम में पहुंच भी जाओगे। अब नॉर्मली जब हम कहते हैं ग्रीन चैनल कोचिंग या प्रोसेस क्या होता है, तो लोग पूछते हैं कि ग्रीन चैनल बनने में कितना टाइम लगता है। तो हम बोलते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो 1 से 1.5 साल। लोग बोलते हैं यार कोई शॉर्टकट नहीं है, तो हम एग्जांपल देते हैं कि अगर आप जिम में जाके बोलो कि भाई मुझे तो 2 महीने में आर्नोल्ड जैसी बॉडी बनानी है, तो स्टेरॉइड्स या कोई गलत चीज करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। तो अगर आपको अच्छे हेल्दी तरीके से चलना है तो टाइम लगना है। तो सिमिलरली अगर आपको एक ग्रीन चैनल भी बनना है तो इसमें 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा, प्रोवाइडेड 1 से 1.5 साल आप मेहनत करें तो। कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। इट इज लाइक हेल्थ, जिम, आप कितने भी वीडियो देख लो, एक मेरे अंकल सुबह से शाम तक बाबा रामदेव की वीडियोस देखते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं कि और देखो लोगों के दांत ठीक हुए, हार्ट ठीक हो गया, ठीक हो गए, घुटने ठीक हो गए, लिवर ठीक हो गया। मैं कहता हूँ अच्छी बात है अंकल, खुद आप कितनी फूक मारते हो? तो कहते हैं खुद तो मैं एक भी फूक मारता। मैंने कहा फिर आपको तो कोई फायदा नहीं होने वाला, जो फूक मारेंगे उनको फायदा हो जाएगा, जो नहीं करेंगे उन्हें नहीं होगा। तो इसमें भी यही है कि आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी स्टोरी सुन लो, जब तक आप खुद 1 साल मेहनत नहीं करोगे आपकी फैक्ट्री ग्रीन चैनल नहीं होगी। पड़ोसियों को देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब ये रोड मैप में क्या होगा, क्या फेजेस होते हैं? तो पहला फेज होता है कि सेंसिटाइजेशन, कि भाई हमें ग्रीन चैनल बनना क्यों है, क्यों हमारे लिए जरूरी है, ग्रीन चैनल बनने से क्या फायदे हैं, ग्रीन चैनल ना होने से हमें क्या नुकसान है। ट्रेनिंग टू ऑल की स्टाफ, तो एटलीस्ट जो आपके की एचओडी लेवल है उन्हें आपको ट्रेनिंग देना है, उन्हें आपको अलाइन करना है।
सेकंड है कि जो आपको टीम सेटअप करनी है, आपको सारे SOPs और MIS इन चीज पे बहुत काम करना है बेसिक्स पे, जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन बताया था, हाउ डिड सिस्टम अलाउ दिस फेलियर टू हैपन। फेज 3 में क्या होगा, आप धीमे धीमे नीचे के और अब आपके जो एंसिलरीज है, कि जैसे आपके लोडर हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, पीस रेट है, हाउसकीपिंग वाले हैं, आपको उन्हें भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आज सपोजिंग हाउसकीपिंग वाले ने कचरा उठाया और आपके प्रोडक्ट में चला गया, और वो प्रोडक्ट कस्टमर के एंड पे चला गया, आप कितना भी ग्रीन चैनल बोलो, आपका तो ग्रीन चैनल वहीं खत्म। आपके ट्रांसपोर्टर ने बारिश में तिरपाल नहीं लगाई, आपका प्रोडक्ट भीग गया, आप कहोगे मेरे एंड से तो पूरा ओके गया था, कस्टमर कहेंगे मुझे तो पूरा भीगा हुआ मिला। तो जब तक 100% जो भी आपकी फैक्ट्री या प्रोडक्ट से इन्वॉल्व लोग अगर ग्रीन चैनल पे अलाइन नहीं है, तो ये ग्रीन चैनल नहीं हो पाओगे। और फेज 4 क्या है, आपकी सस्टेनेंस एंड मॉनिटरिंग। अब ये जो पहले 3 फेज हैं, करीब अराउंड 9 मंथ्स लग जाते हैं। 9 मंथ्स में आपको एक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक समझ, रिजल्ट्स इनिशियल मिल जाते हैं, और फिर करीब करीब 3 महीने लगते हैं सस्टेन कर। अगर आप 1-1.25 साल निकाल लिया, फिर आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि आप उसको मेंटेन करोगे। और अगर आपने पहले 90 दिन में ही दम तोड़ दिया, अब हमारे पास भी जैसे अगर हम एक बैच में 10 लोग लेते हैं, तो 10 में 2 लोग तो पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है। कई लोग होते हैं बहुत जोश दिखाते हैं, अरे मैं तो अभी बन के ही बताऊंगा, फिर जैसे ही थोड़ा काम हुआ टाइम टाइम फिस। तो इसमें हमने देखा है कि जो पहले 90 दिन में अगर जो फेल हो गया, उसके लिए फिर जर्नी बहुत मुश्किल हो जाती है। अनलेस अज्यूमिंग कोई 90 दिन में कुछ ऐसे कोई पर्सनल रीजन आ गया हो, या कोई असाइनेबल कॉज हो और फिर वो रिस्टार्ट करना चाहे तो बात अलग है। बट लोग पूछते हैं कि भाई आप कैसे जज करोगे कि ग्रीन चैनल होगा कि नहीं होगा। तो मैं पहला जवाब तो देता हूं कि मैं कौन होता हूं जज करने वाले, ये रास्ता है, कर लो। जो 90 दिन चल लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो गौतम बुद्ध ने एक बहुत बढ़िया चीज बताई थी कि गौतम बुद्ध एक आदमी को बुद्ध बना सके, किसको? अपने आप को। तो गौतम बुद्ध ने कहा 3 टाइप के लोग होंगे। एक लोग तो होंगे कि कहेंगे क्या ये सब मोक्ष वोक्ष बेकार है, ये सब फालतू, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। दूसरे लोग कहेंगे कि एक कैटेगरी होगी कि नहीं यार, बात तो लॉजिक लग रही है, कोई नुकसान तो है नहीं, रीजनेबल है, लॉजिकल है, साइंटिफिक है, तो करके तो देखते हैं, नुकसान क्या हो जाएगा, कुछ होगा तो फायदा ही होगा, और जो कंडीशन है उससे खराब तो नहीं होगी। तो एक सेकंड कंडीशन है, वो पहला कदम तो कम से कम उठा लेगी, शायद दूसरा भी उठा ले, तीसरा भी उठा ले, बट हो सकता है 4-5-6 कदम बाद रुक जाए। और जो थर्ड कैटेगरी है वो कहेगी नहीं, मुझे तो अपने मंजिल तक पहुंचना ही है, वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, रास्ते में फेलियर्स आएंगे नो डाउट, चैलेंजेस आएंगे नो डाउट, बट वो गिव अप नहीं करेंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे। तो ये बेसिक सिंपल सी पॉइंट्स थे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो ओवर टू मनीष जी। थैंक यू विशाल जी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आज की, और मैं समझता हूँ कि हमारे आज जितने भी लोग हैं उन सबको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और काफी लोग आपकी इस प्रेजेंटेशन से इंस्पायर होके अपने यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत कुछ एफर्ट्स करेंगे। और जैसा कि हमारी परंपरा है, मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार जोरदार अप्लॉज हो जाए विशाल गुप्ता जी के लिए। विशाल जी थैंक यू आपका, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है सर, और आज वैसे स्मार्ट भी बड़े लग रहे हो आप। मैं तब कहूंगा जब आपका कुछ मैसेज आएगा कि आवाज कब आ रही है सर, एक मिनट में, आवाज कब आ रही है आपकी? कर दो और अभी करीब करीब 4:30 विशाल जी हो आप गए बोलो हैं। सर, आप बोलो, क्योंकि आपकी आवाज म्यूट हो गई थी, सबकी आवाज म्यूट की ठीक थी। है ठीक। तो जैसे मैंने बाबा रामदेव का एग्जांपल दिया, तो जी अगर तो इसमें टीम में होंगे लोग कहेंगे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा, विशाल जी ने अच्छा प्रवचन दिया, और कुछ नहीं करेंगे। जी कई होंगे जो कहेंगे कि यार चलो इसमें कुछ बात में कुछ लॉजिक था, कोई नुकसान तो नहीं है, ट्राई तो करके देखें, क्या नुकसान हो जाएगा। ठीक बात है जी। तो और कहीं कुछ किसी को बेनिफिट हो गया और कहीं उसने मुझे दुआ दे दी कि यार विशाल गुप्ता ने ये चीज कही थी, फायदा हो गया, तो मैं तो कहूंगा भाई आज का अगर हम कितना 100 लोग का 1.5 घंटा लग गया, तो 150 मैन आवर्स अगर लगे हैं, तो एज अ फैक्ट्री ओनर, सब फैक्ट्री ओनर हो, तो आप सोचो कि कितनी हेवी इन्वेस्टमेंट हो रही है। 150 टू आप अपने सब अगर अपना आवरली रेट निकालें, आई थिंक सबसे गरीब आदमी शायद मैं ही होऊंगा
तो अगर सब अपने धना सेठ अपना अपना 150 घंटे का मैन निकाले तो 1.5 घंटे में बहुत हैवी मैन पावर कॉस्ट लग चुकी है। तो नहीं बिल्कुल सर, अभी recover क्या है करें। कि नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम लोग अगर इस तरह से लेके चलें तो वाकई में आपने हमारे को बहुत ज्यादा आवर्स दे दिए अपने। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। और अभी मैं सबसे एक बड़े लाइटर नोट पे, जैसा कि अभी हम जब स्टार्टिंग में बैठे थे तो सबने कहा था कि सर कुछ लाइटर नोट पे होना भी चाहिए। रंगनाथन जी क्या कहते हैं, अंताक्षरी रखें अभी 1-1.5 घंटे के बाद? नहीं, फिर कभी। रखो रखो, मजा आएगा। अच्छा सर, सब लोग क्या कहते हैं सर? एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बताएं सर, चैट में भी लिख सकते हैं आप। अभी 1-1.5 घंटे के बाद सर कुछ अंताक्षरी या कुछ जोक्स का, कुछ इस तरह का लाइटर नोट पर कुछ करें क्या सर? गुड अभी भाई? कोई क्वेश्चन आंसर तो ले लें। हाँ वो ले रहा हूँ सर एक बार, क्योंकि लोग फिर ना चले जाते हैं, मैं एक बार पूछना इसीलिए चाह रहा था। चलिए पहले फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। चलिए अभी जो भी सेशन आपके सामने हुआ ग्रीन चैनल को लेकर, हम लोग अपने आप को चाहते हैं कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री को, अपनी यूनिट को ग्रीन चैनल के रूप में प्रेजेंट करें, ताकि बड़ी बड़ी एमएनसीज आने वाले टाइम में, जो हमें लगता है कि चाइना के डिसऑर्डर की वजह से इंडिया के अंदर आने वाली हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि एमएसएमई उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ये मैं आपको एक डेफिनेट एक बात बता देता हूं, क्योंकि जितने भी एमएनसीज आएंगी उनकी सबसे पहली नजर एमएसएमई पे रहेगी कि उसमें से ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ हम टाई अप कर सकते हैं, जिनके साथ हम धंधा बढ़ा सकते हैं। बड़ी कंपनीज कोई भी बाहर की कंपनीज का जल्दी टाई अप नहीं करेंगी। हुआ चलेगा कि अंबानी ने फेसबुक के साथ किया, वो भी इसलिए कि उनको पता है कि हमें कितना बड़ा बेनिफिट फेसबुक के साथ मिलने वाला है। बट जो भी बेनिफिट आने वाला है, आप ये बात ध्यान रख लीजिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, वो 100% एमएसएमई के लिए आने वाला है। तो आपको ये जो आज का सेशन है ग्रीन चैनल के ऊपर, ये बड़ा ही लाभदायक है। आप इसको दोबारा जाकर अगर देखना चाहें तो आज शाम तक यूट्यूब पे ये अवेलेबल हो जाएगा, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऑफ चाइना को लोगों ने जो डिसऑर्डर करना है, या चाइना को जो लोगों ने पीछे करना है, जापान ऑलरेडी 200 कंपनीज अपनी वहां से वापस बुला चुकी है, अमेरिका इज गोइंग टू डू दिस थिंग, प्रोबेबली 150 कंपनीज आर बैक टू पवेलियन, बैक टू अमेरिका। तो वो सभी कंपनीज को अगर एशिया के अंदर काम करना है तो उनके लिए इंडिया से बड़ी मार्केट और इंडिया से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट कोई और होगा नहीं, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो बी रेडी फॉर दैट। अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अपने जितने भी यूनिट्स हैं, उनको ग्रीन चैनल्स के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की विशाल जी की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें काफी कुछ ऐसा बताया गया है। सो थैंक्स विशाल जी। अभी किसी का क्वेश्चन हो तो वो अपना हैंड रेज करें प्लीज, कोशिश करेंगे कि आपके सभी जवाबों को, सभी सवालों को जवाब दे सके। सर एक छोटा सा पॉइंट है मेरा। जी वरुण जी बोलिए। सर sometime we create a system and then we set up a checkpoint to manage whether the system is working or not, right? तो सिस्टम को जो बनाया उसके लिए फिर एक चेक पॉइंट बनाया कि हाँ ओके द सिस्टम इज वर्किंग और नॉट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस, द चेक पॉइंट इटसेल्फ बिकम अ सिस्टम एंड अनदर सिस्टम, राइट? तो व्हाट इज योर सजेशन सर? थोड़ा सा मैं उस पॉइंट को, मतलब इट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल टुगेदर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। तो क्या, हाउ टू मैनेज दिस थिंग, क्या है सर आपको, व्हाट कैन बी अ बेस्ट वे टू मैनेज द सिस्टम इटसेल्फ? वरुण जी का ये कहना है विशाल जी कि कोई भी सिस्टम हम इंडिया के अंदर डेवलप करते हैं ना, तो हमारे को ऐसी एक पद्धति हमारी बनी हुई है, या हमारी ऐसी नेचर है कि हम उसको ओवरकम करने के लिए, उस सिस्टम को चेक करने के लिए हमारे को एक नया सिस्टम बनाना पड़ जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की, कि अगर हमने किसी को हमने किया कि यस यू आर क्वालिटी कंट्रोलर और आप क्वालिटी चेक करोगे, उस क्वालिटी चेक को, वही हडरामी वाली बात आपने जो स्टार्टिंग में बोली थी कि लोग ये तो जानते हैं कि उनको क्या नहीं करना, बट ये नहीं जानते उनको क्या करना है। तो वही चीज आ जाती है। वरुण जी उसी पे बात करना चाहेंगे, आपके क्या व्यूज है? हाँ, तो इसमें नॉर्मली पहला तो जैसा मैंने कहा कि आपने अगर सिस्टम्स को ही इतनी कॉम्प्लेक्स बना दी हैं कि आपको पता चला कि एक 3 पन्ने के, अब जैसे मैं एक बताता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि जैसे ऑटो लाइन में जाते हैं तो ये ऑटो, जैसे मैं कहता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज्ड सिस्टम्स कंपनियां होती हैं कि अब आपने एक ऑपरेटर को कह दिया कि भाई तेरे को साइकिल टाइम भी करना है, तेरे को ये चेकशीट्स भी भरनी है, तेरे को रिपोर्ट भी भरनी है। अब अगर आप साइकिल टाइम और टारगेट और कैलकुलेट करो तो उसके पास आपने कभी चेकशीट भरने का टाइम असाइन ही नहीं किया, तो वो कैसे करेगा? और 3, आप अल्टीमेटली एज अ, अपने आप को, जो मैं
पहले भी क्या था, अपने आपको एक 10th फेल या आज ये तो मैंने सेशन में 10th बोला नहीं, तो आजकल मैं अपने आपको 5वीं फेल बोलता हूँ। तो मैं कहता हूँ आप अपने आपको एज अ 5वीं फेल और कामचोर आदमी की तरह सोचो। अगर आपको लगता है कि जो आपने सिस्टम बनाया है, क्योंकि 5वीं फेल और कामचोर आदमी ही मिलने वाले हैं आपको। एक वॉरेन बुफे ने बहुत बढ़िया एक बार एक स्टेटमेंट दी थी, मैं इसी को बोलता हूँ कि जब आप एज अ इन्वेस्टर, उनको क्वेश्चन पूछा था कि जब वॉरेन बुफे आप इतने बड़े इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्टर में ऐसी क्या चीज देखते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बिजनेस ऐसा देखता हूँ कि इतना सिंपल और इजी हो कि कोई गधा चला सके, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई गधा ही चलाने वाला है। Right. तो जब अगर आप अपने आप को सोचोगे कि भाई 5वीं फेल और कामचोर आदमी ने काम करना है, तो कैसे सिंपल से इंश्योर हो जाए। जब आप वही सोचोगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि जैसे मैंने कहा, चेक शीट बना कौन रहा है? एक जूनियर आदमी 3 पन्ने की प्रिंट रंग बिरंगी बना रहा है। अब एक 5वीं फेल गर्मी में आदमी काम कर रहा है, खड़ा है, वो उसके ऊपर प्रोडक्शन का डंडा मारा हुआ है, आपने उसको ना ग्लव दिए, ना जूते दिए, ना पंखा दिया है, तो चेक शीट भरेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, क्या क्या करेगा? तो लाइफ सिंपल करो। तो जो पहली चीज मैं कहता हूँ, जो मैंने डेढ़ बुद्धि कंसेप्ट भी कहा था कि हमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज ही मार रही हैं। तो जो मैं एक चीज बोलता हूँ, आई थिंक यहाँ शायद मैंने नहीं नोट की, एक आपने शायद एलियाहू गोल्डरैट का नाम सुना होगा, थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स के गुरु हैं, द गोल करके किताब है, द गोल शायद लोग सुना होगा। तो उनसे पूछा कि व्हाट इज, ये पूरा अगर थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट वन वर्ड में समझाना हो तो वन वर्ड क्या है? तो उन्होंने वर्ड बोला फोकस। अब किसी ने कहा कि फोकस की डेफिनेशन क्या है? तो उन्होंने कहा डू व्हाट नीड्स टू बी डन, डोंट डू व्हाट नीड्स नॉट टू बी डन। तो आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए टू स्टॉप डूइंग। हम लोग रोज नई नई चीज बनाते हैं टू स्टार्ट डूइंग। अब एक आदमी है, आपने कहा भाई तेरे को 20 सेकंड में प्रोडक्ट भी निकालना है, तेरे को 5S भी करना है, तेरे को TPM भी करना है, तेरे को सेफ्टी भी करनी है, तेरे को पानी भी नहीं पीना है, तेरे को टॉयलेट भी नहीं जाना है, और बस तू सब मशीन के जैसे काम कर। तो पहली चीज, अगर आपका जो क्वेश्चन है, आप मैं कहूंगा आप एक लीजिए लिस्ट ऑफ थिंग्स टू स्टॉप डूइंग। जो चीज आपको लगता है, हम देखते हैं कि 12 घंटे हम भाग रहे हैं, अगर आप लिस्ट निकाल के पूछो कि 12 घंटे में हमने अचीव क्या किया, तो आउटपुट निकलेगा कुछ नहीं। तो क्यों? क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीजें कर रहे थे जो शायद हमारे एज अ फैक्ट्री ओनर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है फैक्ट्री को वेल्थ क्रिएशन मशीन बनाओ। वेल्थ क्रिएटिंग मशीन कैसे बनेगी? जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा और जब प्रॉफिट ग्रोथ होगा। इन दोनों चीजों के लिए ग्रीन चैनल तो एक मान के चलो ब्रशिंग योर टीथ फाउंडेशन है। तो जो जो चीजें आप ऐसी कर रहे हो जिससे आपकी प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, उनको आप बंद करना शुरू कर दो, डेलीगेट कर दो, ऑटोमेट कर दो। कुछ नहीं होता है। हमने एक्चुअली अपने सिर पे इतना लोड लेके चलते हैं ना, वो सब उठा दो, आप अपने आप उड़ोगे। तो इसके लिए जो मेरी लर्निंग थी कि पहले मैं भी IIM, 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट, लीन मैनेजर, मुझे भी बड़ा गर्व था, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कॉलर ऊंचा। फिर एक बार मेरे बॉस ने कहा यू आर सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस बाय एनालिसिस, आप ज्यादा पढ़ लिख गए ना, तो ये IIM का टैग उतारो और काम करो। तो तब से फिर मैं अपने आप को 5th फेल कहने लगा, और जब से ज्यादा और कोचिंग शुरू हो गया तब से मैं अपने आप को 5वीं फेल बोलने लगा। तो आपका क्वेश्चन का आंसर है, अपने आप को 5वीं फेल और कामचोर आदमी के जैसे सोचो। Right. एक लिस्ट ऑफ स्टॉप डूइंग चीजों की बना दो। Sure, sir. लाइफ सिंपल रखो, लाइफ सिंपल। ये बाल सफेद होते हैं ना, टेंशन के लिए हो रहे हैं। जो 46 इयर्स पे 45 इयर्स पे क्यों मर रहे हैं लोग? उन्होंने कोई झंडे नहीं गाड़े हैं। लाइफ कॉम्प्लेक्स कर करके लोग मर रहे हैं। रिलैक्स, सिंपल। True, sir. होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया हो। Yes, sir. Sir, Sure. I have. Thank you. Yeah. So Poonam here. I have a question, sir. Yeah. Hello. पूनम जी 1 मिनट आ रहा हूँ। वेद जी ने कुछ हैंड रेज किया है। पूनम जी आपको आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। पूनम जी सॉरी फॉर दैट, 1 मिनट में आ रहा हूँ। वेद जी आप पूछना चाहते हैं कुछ? या जी बोलिए। मैं वाराही पेंट से दिगेश बोल रहा हूँ सर, जी सूरत से। सर मेरा इस क्वेश्चन है कि कंपटीशन जो हम करते हैं पेंट में एक दूसरे के साथ, तो अगर कंपटीशन में कंपटीटर ही कुछ कमाना नहीं चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे अगर हमारा टेलीकम्युनिकेशन में हुआ था, जब 500 रुपीज में हमें सब, जैसे हमारा बिल आता था, आज वो 150 से 200 रुपीज हो गया है। उसी के चलते अगर 2 जायंट टेली
कम्युनिकेशन कंपनी है, ज्वाइंट होके भी आज शेयर का प्राइस 4 रुपीस हो गया है, वो नहीं कमा पा रहे हैं। तो ऐसे में आप जो छोटी कंपनियों की बात कर रहे हैं, वो आगे कैसे विस्टैंड होंगे? क्योंकि बड़ा कंपटीटर जो है हमारे साथ, वही कमाना नहीं चाहते। उन्होंने जो बेसिक है उनका प्राइस इतना कम कर दिया है कि आप उनके साथ कंपटीशन ही नहीं कर सकते। हम अगर प्राइस कट करें तो भी कितना करें? आप इतना भी सिक्स सिग्मा कुछ भी करके आप देखें तो कितना प्राइस मैक्सिमम कट कर सकते हैं? तो क्वेश्चन यही आता है कि मेरे को भी सब ये कहते हैं कि यार अल्टीमेटली ये एक आज जो अगर मैनेजमेंट टर्म्स यूज करें, थोड़ा सा अगर मैं कर लूं 5वीं से थोड़ा सा अपग्रेड कर लूं, तो एक टर्म हो गया रेड ओशन, कि रेड ओशन हो गया। रेड ओशन का शायद कई लोगों ने सुना होगा कि जब ये कंपटीशन और प्राइस वॉर शुरू हो जाता है, सब ब्लीड हो रहे होते हैं, तो रेड ओशन होता है। बट आज भी मैं कहूंगा कि आज भी जैसा आप इतने कई साल से बिजनेस में होंगे, आपके कई कस्टमर आपके साथ लगे हुए हैं, तो हमें अपनी कुछ कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है। आज अगर आप कहीं भी लाइफ में एक एग्जांपल आप अपने देख लीजिए कि हम ऐसी क्या चीज देख सकते हैं कि लोग प्राइस के अलावा, अब जैसे मैं 2-3 एग्जांपल बताता हूं आपको, कि जैसे एक इंडस्ट्री है कि चलो नाम नहीं बताऊंगा, आज उस इंडस्ट्री में है कि ये आपके जो डिलीवरीज पे कोई फोन नहीं, एक कस्टमर फोन कर रहा है, कोई चेजिंग नहीं, कुछ पता नहीं। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार अमेज़न इतना प्रोफेशनल है, आज आप अमेज़न से ऑर्डर करते हो तो आपको एक मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग, ऑर्डर हैज बीन गॉन और ऑर्डर हैज बीन, और हमारे कस्टमर बोल रहे हैं भाई साहब मैं 3 दिन से बिल्टी मांग रहा हूँ, 3 दिन से ट्रांसपोर्ट में माल पड़ा है, आपके वहां कोई फोन नहीं उठाता। जो मैं पहले पॉइंट की थी कि आज प्रोडक्ट में कंप्लेंट ना हो के सर्विस में कंप्लेंट बढ़ गई है। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक सिंपल टैली में ऑटोमेशन कर दिया कि आप जैसे ही ऑर्डर पंच करो, एक आता है कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर नंबर इज दिस। जैसे ही इनवॉइस बनता है एक मैसेज चला जाता है, जैसे ही बिल्टी बनती है उसकी कॉपी चली जाती है। तो आज इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट के कारण लोग कहते हैं यार ये प्रोफेशनल लोग ज्यादा, इनके साथ लगे रहो। आज इनफैक्ट हम 2-5% ज्यादा कमा रहे हैं लोगों से, जस्ट बिकॉज हमने अपनी सर्विस को प्रोफेशनलाइज कर लिया है। तो आज अगर आप पूरी वैल्यू चेन को देखो, एक किसी ने कहा कि भाई आज मेरे जो डब्बे जाते हैं ना, 200 लीटर के डब्बे हैं, वो बहुत क्लीन जाते हैं। तो आज अगर कॉम्पिटिटर अगर मेरा डब्बा बेचता है तो उसे 500 रुपए मिलेंगे, कॉम्पिटिटर का डब्बा वो गंदा सा बेचता है उसको 200 रुपए मिलेंगे। तो कस्टमर कहता है यार मेरी तो 300 रुपए सिर्फ डब्बे में सेविंग है। तो अब आपको क्या करना है, पूरी वैल्यू चेन, आपको अपनी कॉम्पिटिटर्स की भी स्ट्रेंथ वीकनेस पता होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस भी पता होनी चाहिए, और आप अपना एक यूनिक मार्क बनाइए। ओके जी, पूनम जी प्लीज। Yeah. Good afternoon, Vishal ji. All the SOPs are made by human being, so everything is man-made. So there are possibilities of going wrong or something. So what is the allowed limit for green channel? Like defects allowed limit for the green channel. Like in Six Sigma and Lean Six Sigma, we have some limits allowed defects. So what is the limit in green channel? अच्छा, अब इसमें 3 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं इस सवाल में। पहला पॉइंट है कि एसओपी को बनाना और कैसे बनाना। अगेन मैं फिर कहूंगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस बढ़ाना। तो मैंने आपको कहा था कि आज अगर आपको रनिंग करनी है तो आपको स्पोर्ट्स शूज पहनने हैं, आप लेदर शूज पहन के तो रन नहीं कर सकते। ठीक है, आज आपको पता चला कि भाई आज आपके पास तो लेदर शूज हैं, तो आप लेदर शूज पहन के वॉक करोगे कि लेदर शूज बदल के दूसरे शू लेके रन करोगे? क्वेश्चन समझ आया? यस सर, न्यू शूज, है ना। तो हमें जूतों से प्यार नहीं है, हमें रेस से प्यार है। यस, हमें एसओपी से प्यार नहीं है। एसओपी चेंज होती रहेंगी। आज आपके पास कोई आउटडेटेड मशीन थी, एसओपी अलग होगी। आज आपने ऑटोमेटिक मशीन लगा ली, एसओपी चेंज हो जाएगा। पहले आपकी कुछ डिलीवरीज मैनुअल होती थी, एसओपी अलग था। आज आपने कुछ उसको टैली में इधर उधर कुछ एसएमएस ऑटोमेट कर दिया, एसओपी चेंज हो गया। पहले लोग सारे टेम्परेचर रिएक्टर रीडिंग मैनुअल लिखते थे, अब डीसीएस डेटा लॉगर यूज करते हैं, तो एसओपी चेंज हो गया। तो जो पहला पॉइंट है कि हमें एसओपी से प्यार नहीं है, हमें प्यार है कि एसओपी हमें रिजल्ट लाके क्या दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि एज अ बिजनेस ओनर आपका काम क्या है, आपने एज अ बिजनेस कितनी वेल्थ क्रिएट की, आपको उस पर नापा जाएगा। आपने कितने एसओपी बनाए उससे आपको कोई नहीं नापने वाला। तो पहला पॉइंट ये कवर हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया कि कितना अलाउड है।
अब इसमें दो चीजें होती है, एक तो डिफेक्ट का क्रिएशन और एक होता है कस्टमर के पास पहुंचा कितना। तो एक तो है कि डिफेक्ट बना क्यों, और अगर डिफेक्ट बन भी गया तो कस्टमर के पास गया क्यों। तो जब आप सीओपीक्यू की स्लाइड देखोगे तो उसमें हमने लिखा हुआ है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने एक्सटर्नल फेलियर को कम करना है। हो सकता है आपके इंटरनल फेलियर्स चल भी रहे हो, क्योंकि आपको इंटरनल फेलियर को एक घटाने में, अगर मैं कहूँ आज आपका एक रिजेक्शन 5% है, 5 से 1% लाना है, तो ओवरनाइट नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट्स करने में टाइम पीरियड जाएगा। बट आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कस्टमर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कस्टमर कहता है भाई मैं तो आपका जैसे ट्रायोकेमिकल्स को जानता हूँ, भाई ट्रायोकेमिकल में क्या एसओपी बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे तो जो आप केमिकल दे रहे हो वो एज पर टीसी ओके होना चाहिए, इनवॉइस सही होना चाहिए, पैकिंग सही होनी चाहिए, जिस टाइम पे मैंने माना मुझे दे दो। आप कितना रिजेक्शन बनाते हो नहीं बनाते हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो पहली चीज जो सेकंड पार्ट है एक्सटर्नल कंप्लेंट, जैसे मैंने कहा ग्रीन चैनल, जब एक साल लगातार कोई कंप्लेंट ना आए, लगातार का मतलब है कि लगातार 12 महीने की डिलीवरी। अब आपने सपोजिंग जनवरी फरवरी में डिलीवरी कर दी, 8 महीने डिलीवरी नहीं की, फिर अगले महीने जनवरी में को मैं तो ग्रीन, वैसा नहीं होता। 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स या 12 कंसेक्यूटिव डिलीवरी मंथ्स अगर आपने सस्टेन कर लिया। अब क्वेश्चन आता है 12 क्यों, 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? क्योंकि अब लाइफ में क्या होता है, कई चीजें ग्रेस ऑफ गॉड से होती हैं। क्या आप देखोगे फैक्ट्री में 3 महीने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और 1 महीने 3 एक्सीडेंट हो गए, तो इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट। तो हो सकता है कि भगवान का आप पे क्या कहते हैं दुआएं, उस 3-4 महीने अच्छी रही, 0 कंप्लेंट आ गया, और 5वें महीने सडन कंप्लेंट आ गया। तो अगर आपने 1 साल 0 कंप्लेंट कर ली, इसका मतलब आपने डेफिनेटली कुछ इंप्रूव किया है। अब ये लक की बात नहीं है, अब आपने कुछ डिजाइन किया है, ठीक है। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड आपका तो आपका एक तो था एसओपी में कितना, तो वो एड्रेस हो गया है। अब क्वेश्चन है कितना होना चाहिए, तो वो अब आपको आपके प्रोसेस बेंचमार्क करने होंगे। अब मुझे आपका प्रोसेस पता नहीं, अब जैसे आज हम तो 12-13 प्रोसेस करते हैं, तो प्लेटिंग भी है, पाउडर कोटिंग भी है, रिएक्टर भी हैं। आपके क्या प्रोसेसेस हैं? We are into formulations, chemical formulations. ठीक है, तो आपके जो भी बैच बनते होंगे, या तो आपका एक जैसे कोई रिएक्टर में कुछ रॉ मटेरियल डाले, मिक्सिंग की, हीटिंग की, पैक करके बेच दिया। तो अब आपका तो एक बैच भी रिजेक्ट हो गया। आपका एक बैच कितने टन का होता है या कितने किलो का होता है? 5 tons. ठीक है, तो अब आपके पास, अब आपका सीओपीक्यू आप सोचो, अगर आपका एक 5 टन का बैच बिगड़ गया तो आपका सीओपीक्यू कहाँ शूट हो गया? अब करेंटली अगर आपका कोई बैच बिगड़ता है, आप उसको कैसे वो करते हो? या तो कोई मिक्स करते होगे, कुछ कहीं डाउनग्रेड करते होगे, डिस्काउंट में बेचते होगे, इस टाइप से कुछ ना कुछ आप उसको सैल्वेज करते होगे। तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कितनी होगी आप? तो जो मैं लास्ट स्लाइड बताया था ना, आप अपनी एक बार कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी निकाल लो। कई बार लोग का क्वेश्चन होता है कि यार ये जो आप बात कर रहे हो इतनी कॉमन सेंस है, सिंपल है, हमें समझ क्यों नहीं आई? तो मैं कहता हूँ कि भाई आप 10 साल, 15 साल, 20 साल से बिजनेस कर रहे हो, तो मुझे आपको पेंट बनाना, केमिकल बनाना, डब्बे बनाना, कार्टन बनाना तो मैं आपको सिखाने नहीं वाला। प्रॉब्लम सिर्फ ये है आपके पास वो फिगर नहीं आता। आज यहाँ गारंटी ले लो, मैं आप में से शायद मनीष जी के अलावा तो मैं किसी को नहीं जानता, बट मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखा लो कि आज यहाँ मेरे को छोड़ के शायद 99 लोग हैं ना मनीष जी, 99 लोग अपना सीओपीक्यू निकाल लें और उन्हें दिख जाए और एक साल में उन्होंने 50% कम ना किया, तो आप मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। क्यों आप आज क्यों नहीं कर रहे? आपके पास वो फिगर नहीं है। आप आपको फिगर निकालो, अगर आपको दिखेगा कि मेरी 3 करोड़ की सीओपीक्यू है, कौन बिजनेस ओनर उसको डेढ़ नहीं करेगा? वो सब करना आपको आता है, आप इतने साल से कर ही रहे हो। बस किसी ने आपको 1.5 करोड़ 3 करोड़ का फिगर नहीं दिखाया, आप बस वो फिगर निकाल लो, बाकी काम आप अपने आप कर ही लोगे। तो आई होप आपके क्वेश्चन आंसर हो गए पूनम मैडम। यस थैंक यू। ओके मंजीत जी बोलिए। सर नमस्कार, मंजीत बोल रहा हूँ एचडी कलर पेन से। एक्चुअली मैंने सर आपकी बहुत बातों को रिलेट किया है। एक्चुअली मैं ये चीजें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से, तो काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स मैंने खुद किए हैं। तो अभी होता क्या है सर, इंडियन स्पेशली एमएसएमई के साथ क्या होता है, ये एमएसएमई जो स्टार्ट करते हैं मोस्ट ऑफ दी, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, 60% कंपनीज का होता है ये बिजनेस स्ट्रक्चर होता ही नहीं, स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर नहीं होता है। उनका इन्वेस्टमेंट फिगर 1 करोड़ होता है, तो उनका 70 से 80 लाख तो जमीन खरीदने में चला जाता है, क्योंकि ये मेंटालिटी है। फिर क्या बचता है, 5 लाख में शेड बनाते हैं, 5 लाख में मशीनरी खरीदते हैं,
और बचे हुए 5 लाख 7 लाख जो होते हैं उससे उन्होंने एक बार मार्केट में पुशअप किया प्रोडक्ट, उनके पास कैपिटल खत्म हो जाता है, वर्किंग कैपिटल। फिर वो पुशअप करते हैं खुद को, रिलेटिव से इधर उधर से पैसे लाके लगाते हैं। अब क्या होता है, अब उनका चांस होता है सर्वाइवल का, कि हमको सर्वाइव करना है, हमको बिजनेस कैसे भी करके जिंदा रखना है और जो पैसे लिए हैं वो रिटर्न करना है। तो उनके पास वो इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते। अब ये क्या होता है, आप अभी चले जाओ, अभी सिंपल मैं कहता हूँ, एक सिंपल छोटे से दुकान में चले जाओ यूपी, जहाँ पे आप हम सपोज मंजीत राय या फिर मंजीत कुमार एचडी कलर के नाम से कोई मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट दे रहा है उसको। अभी मंजीत जा रहा है वहां पे, मनीष जी गए, बोले ये कहाँ से ले रहे हैं, तो एचडी वाले दे रहे हैं। अभी कितने का दे रहे हैं, 50 रुपए लीटर। एक काम करो, आप हमसे 45 रुपए लीटर ले लो। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि मंजीत का पैसा अगले ने दिया है कि नहीं दिया है, कितने पेंडिंग रखे इसने या उसके पहले किसी के रखे हैं। और ये सिचुएशन क्रिएट होता है, फिर क्या होता है, अगला भी मंजीत भी कहता है भाई आप उनसे माल मत लीजिए, मैं ही 45 रुपीज में देता हूँ। पहली चीज हुई। दूसरी चीज क्या होता है, जैसे बात जब हम करते हैं, अभी हमको लगता है जितने मैन्युफैक्चरर हैं सब ऑलमोस्ट 80% के पास ISO सर्टिफिकेशन होगा, बट मैं ये कहता हूँ कि 80% में से मुश्किल से 30% लोग ऐसे होंगे जो ISO के टर्म्स फॉलो कर रहे होंगे। आज अभी आपके पास ऑर्डर आ जाए 10 लाख का, जो शाम तक निकालना, वो कैसे भी करके शाम तक निकाल देंगे। तो पहले तो वो स्ट्रक्चर बिजनेस को बनाना पड़ेगा, फिर ही हम ये ग्रीन चैनल का प्रोसेस अपना सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, तो ये जो इसमें मैं आपके 3 पॉइंट बोलूंगा, क्योंकि आज कोई भी फैक्ट्री जब भी स्टार्ट होती है वो ऐसे ही होता है। कोई या तो अगर फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ तो कोई 100 करोड़ से, मैंने तो नहीं देखा कि कोई फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया है। सब या तो कोई एक सेकंड हैंड लेथ से स्टार्ट करते हैं, एक छोटे से किराए के 100 स्क्वायर फीट के शेड से स्टार्ट करते हैं। तो आप कोई भी देख लो, स्टार्टिंग सबकी 0 से ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ आपने देखेंगे टिप्स में जो पहला लिखा था कि फाइंड अ स्ट्रॉन्ग रीजन। आज हम देखते हैं कि कई कंपनी क्यों है जो 1, 2, 3 करोड़ पे आके रुक गई, कई कंपनी 10 करोड़ पे आके रुक गई, और कई कंपनी 100 करोड़ पे आके रुक गई, और कई कंपनी जो 1000 करोड़ पे भी नहीं रुक रही। तो सबसे पहले आपको जो आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग रीजन, कि मैं धंधा क्यों कर रहा हूं और मुझे उससे चाहिए क्या। अब जैसे एग्जांपल देते हैं कि बॉम्बे डब्बे वाले, कोई सिंपल, उनके पास कोई ERP नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट वो क्या करते हैं, उनको अपना जो स्ट्रॉन्ग पर्पस है ना बड़ा क्लियर है कि भाई हम शिवाजी महाराज के भक्त हैं, हम शिवाजी महाराज की लेगेसी लेके चल रहे हैं, हमारे यहाँ से एक भी डब्बा गलत नहीं जाना चाहिए। सिंपल कोडिंग करते हैं, लोकल ट्रेन में जाते हैं। आज उनकी केस स्टडीज 5 स्टार होटल्स में डिस्कस होती हैं। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं जैसे आपके टाइप के, जो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि भाई मुझे चाहिए क्या। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वही मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। आज आप अपने देख लो कि जब आपने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा या जो भी होगा, कुछ आपने ठान लिया होगा कि ये ऑर्डर तो मुझे लाना ही लाना है, और आप ले आए। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि जब आप ऐसे कस्टमर्स के साथ रिलेशन बना लो कि वो कहे कि भाई यार नहीं यार, मैं तो मंजीत जी के अलावा नहीं छोड़ूंगा। देखो आपके पास ऐसे भी बहुत एग्जांपल मिलेंगे। अब दूसरा आपके क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कई क्वेश्चन लोग बोलते हैं कि यार ये तो क्रेडिट है, उधारी के बिना हमारा काम नहीं चलता। आज यहाँ भी कई एग्जांपल हैं कि इसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रीमियम भी ले रहे हैं, उधारी भी नहीं दे रहे। तो जो आपको क्या करना होगा, एक आपको अपना 3, 4, 5 साल का एक विजन बनाना होगा कि मुझे 5 साल तक पहुंचना था। और एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया कि भाई जब आपने फैक्ट्री कब स्टार्ट की थी? ये एक्चुअली फैक्ट्री हमारी स्टार्ट हुई थी 2017 में। मैंने संभालना शुरू किया है 2018 से, मतलब 14 मार्च 2018। ठीक है, तो 2016 के पहले तो फैक्ट्री नहीं थी? मंजीत जी 14 मार्च को फिर हैप्पी बर्थडे मना लिया करेंगे। हाँ हाँ जरूर सर। ठीक है, 2016 में तो फैक्ट्री नहीं थी, बट आपने जो भी आपके फादर जिन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने सोचा कि मुझे तो फैक्ट्री बनानी ही बनानी है। तो बनाई दी ना, प्रॉब्लम्स आपने ओवरकम कर ही लिए। नहीं सर, होता वही मैं कह रहा हूँ। एक्चुअली ये फैक्ट्री स्टार्ट इन्फ्लुएंस हुई। मान लिए मैंने आज आप मान लिए देख रहे हैं कि मनीष जी पेंट का बिजनेस कर रहे हैं, मनीष जी ने कह दिया अरे 40% तो मार्जिन है पेंट में, आप पेंट में आ जाओ। इंडिया में MSME में ये होता है। हमने भी लगा दिए पैसे, हमने भी शुरू कर दिए, पैसे डूबने लगे। जब ऐसी सिचुएशन आई, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था प्रोफेशन से, फिर मुझे छोड़ के आना पड़ा और काफी लॉसेस में थी कंपनी। आज हम काफी अच्छा कर रहे हैं, 4 प्रोडक्ट से तकरीबन 28 प्रोडक्ट बना रहे हैं। We are the only company in India who is selling 220 liter paint that too ready to use, and Havells में हमारा सप्लाई अच्छी जगह हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर होता है क्या कि हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ मंजीत जी, आपने 2 साल में टर्नअराउंड किया। कैसे किया? जब आपने ठान लिया कि भाई मुझे तो करना ही करना है। हाँ हाँ,
आज अगर मैं कहूं कि आज अगर हम अपनी या 99 में देखें कितने सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो क्या लगता है कि एक्सपोर्ट वाले उनको प्राइस कंपटीशन नहीं है क्या? उनको लोग सामने से कह रहे हैं आप आ जाओ। बिल्कुल है। तो अब क्वेश्चन यही है कि अब हमें अपने आप पे क्या काम करना है। तो जो सेल्फ सर्टिफिकेशन जो मैं कह रहा हूँ ना, अब जितना आप बाहर, अब जैसे कई कंपनीज हैं, एक जैसे कंपनी थी वो भी ऐसे ही, एक मेरा क्लाइंट था 3 करोड़ पे थे वो, जैसे कैस्टर व्हील्स बनाते थे, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो आपने कहा ना कि यार ये सदर में आप तो 100 रुपए का दे रहे हो, सदर में तो 80 रुपए का मिल रहा है, यार ये तो गुड़गांव में वो कादीपुर में ये तो 75 रुपए का दे रहा है, मैं आपसे 100 रुपए में क्यों खरीदूं। बिल्कुल। तो यही वो प्रॉब्लम थी कि यार ये हमारा माल तो उधारी के बिना बिकता नहीं है, कंपटीशन में बिकता नहीं है, हम क्या करें, हम तो कई साल से 3 करोड़ में। इसमें कंसेप्ट हम बोलते हैं थर्मोस्टेट। फिर मैंने कहा कि नहीं, हमें तो 10 करोड़ पहुंचना ही पहुंचना है। आज 3 साल हो गए, वो 6 करोड़ पे पहुंच गए। अब मेरा उनको क्वेश्चन है कि भाई आपकी टीम बदली? कहते हैं नहीं। मैंने कहा आपके कस्टमर बदल गए? कहते हैं नहीं। मैंने कहा आपकी फैक्ट्री बदल गई? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा क्या बदले? कहते हैं हम बदले, हमारी सोच बदली, तो हम 3 करोड़ से 6 करोड़ हो गए। तो जिस दिन अगर जैसे आपने ये 2 साल में डिसाइड किया कि मैं टर्न अराउंड करके कर लूंगा, और इसी जुनून से अगर आप अगले 2 साल चलोगे और आगे प्रगति करोगे। भाई जो आपने एक बार ठान लिया, फिर उसके ऊपर आप कुछ सोचते नहीं हो। एक कहावत है कि अगर आपने सोच लिया कि भाई मुझे हाथी की सवारी करनी है, तो आप 3 फुट 4 फीट के दरवाजे तो नहीं बनाओगे ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जब बनाने हैं, अब आप देखोगे कि आपने 2 साल में किया तो आपको कई चैलेंजेस हो गए, आपने ओवरकम कर ही लिए। ठीक है, तो आप गोल पकड़ लो, जुनून पकड़ लो, बाकी सब अपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होता है। हाँ नहीं, वो मैं समझ गया। आपको मेरा वैसे लोग क्वेश्चन ये था, मिलेंगे, आपको जैसे वैसे सलाहकार मिलेंगे, आपको वैसी किताबें मिलेंगी, आपको एयरपोर्ट पे कोई मिल जाएगा, आपको कोई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगा, सब होगा। आप अपना जुनून बनाओ, अपने आप को डिसाइड करो मुझे वेल्थ क्रिएशन करनी है, सबके लिए आगे बढ़ो। नहीं, वो चीज मैं समझ गया सर। इस चीज से ओवरकम कैसे करें? मान लिया अभी मेरे पास कोई ऑर्डर आता है सुबह में कि मेरे को शाम तक मटेरियल चाहिए, 10 लाख का ऑर्डर है, और मेरा क्वालिटी कंट्रोल कहता है कि हमें नहीं देना चाहिए, हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसका काम नहीं रुके तो हमको रिलीज करना है शाम तक, बट मैं नहीं चाहता हूँ उसे रिलीज करना। हाँ तो सर, अब आप ये तो थोड़ा डिटेल हम करेंगे, क्योंकि बाकी लोग पता नहीं इससे रिलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो मेरा तो इसमें आपको यही सलाह है, फिर बाद में अलग डिटेल देख लेंगे, कि आप सबसे पहले अपने आप पे सोचिए। जो मैंने पहला पॉइंट कहा था ना, जब तक एज अ फैक्ट्री ओनर आप 100% कि मुझे बिजनेस भी बढ़ाना है और क्वालिटी भी देनी है, करेक्ट। जिस दिन आपने ठान लिया, ये जो इश्यूज हैं, ये आप अपने आप देखोगे। जैसे आपने डिसाइड किया मुझे बॉडी बनानी है, तो आप जिम भी ढूंढ लोगे, यूट्यूब पे वीडियो भी देख लोगे, 6 पैक भी बना लोगे। तो आप कंस्ट्रेंट को मत देखो, आप गोल को पकड़ो, अपने आप कंस्ट्रेंट सॉल्व होती जाएंगी। विशाल जी एक मिनट, सर आपका नाम क्या है? हेलो, हाँ आपका नाम क्या है? मंजीत। आपके नाम में ही आंसर है। हाँ सर, वो तो मैं कहता हूँ डर के आगे जीत है, जीत के नहीं आगे नहीं नहीं, आप मन के जीत हो, और आपके नाम में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। कई बार ना इनर इंस्टिंक्ट को पहचानना बड़ा जरूरी होता है। और मेरी तो आपसे सलाह ये है कि एक बार ना आईने के आगे खड़े होके अपने से थोड़ा सा बात किया करो, आपको हर चीज का आंसर मिल जाया करेगा। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपका हमेशा, जब से हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं विशाल जी, मंजीत जी का एक रेगुलर पार्टिसिपेशन रहता है हमारे साथ। तो बड़ा अच्छा लगता है, ये जब कुछ बोलते हैं तो बड़े तर्क के साथ बोलते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस रेज करते हैं। मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, इसलिए मंजीत जी और विशाल जी आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन और अनिल जी का है, डॉक्टर अनिल बंसल का। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू। उन्होंने हाथ खड़ा किया है, रेज किया है हैंड अपना। अनिल जी, डॉक्टर अनिल जी बोलिए सर। या गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? हाँ अच्छा सर, एकदम। मैं एक्चुअली में विशाल सर से ये पूछूंगा, एक्चुअली में मैंने भी कई सारी कंपनियों में काम किया है, मैं लीड ऑडिटर भी रहा हूँ QMS का, और मैं एक्चुअली में MR भी रहा हूँ कई सालों तक। बट विशाल सर का जो एक कहना था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ऑनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है उसमें, तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया है, क्योंकि बीइंग MR भी कई बार क्या होता है कि ऑनर उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट चाहता ही नहीं है कि वो उसमें इन्वॉल्व हो क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो उस टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है कि उस टाइम कैसे उसको मैनेज करें एक्चुअली। ये कहना चाह रहे हैं सर कि बिना हायर अथॉरिटी के इन्वॉल्वमेंट के हम वो काम नहीं कर सकते। आपको एक ये मतलब कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं
क्वेश्चन शायद नहीं है डॉक्टर साहब का, एक कॉम्प्लीमेंट है शायद। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे स्मॉल स्केल में ये पॉसिबल है उनका, जो है मेरा भी सजेशन ये है कि स्मॉल स्केल में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बीइंग ए ओनर और बीइंग हम लोग क्या है कि अभी चांस है अपने पास, हम लोग कर सकते हैं। बट मीडियम और जो बिग कंपनी होती है उनमें नंबर ऑफ कंपनी मैंने देखा है जिसमें खाली डॉक्यूमेंटेशन हम लोग फिलअप करते हैं, बाकी के क्या है कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं होता है, जो चला आ रहा है ऐसा होता है। डॉक्टर साहब हम बैठे भी तो हिंदुस्तान में हैं। एक सर मेरा विशाल से तो एक क्वेश्चन और था एक्चुअल में, वो एक्चुअल में जैसे क्या है विशाल सर, वो R&D के लिए गवर्नमेंट कुछ वो करती है, जैसे आपका लैब अगर DSIR अप्रूव्ड है, क्योंकि क्या था पहले क्या अगर आप रिसर्च में क्या है कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है, कोई नहीं करता है, उसके लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है कि अगर आपकी लैब इज अप्रूव्ड बाय DSIR मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो उसमें क्या है कुछ आपको बेनिफिट मिलता है कि आप इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट करते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी में बेनिफिट मिलता है, दूसरा आपका जो भी अर्निंग होता है उस पर टैक्स पे बेनिफिट मिलता है। ऐसा क्वालिटी के लिए भी कहीं गवर्नमेंट पे कोई वो है क्या, ऐसा कोई लॉ या कोई ऐसा चांस? इसमें कई स्कीम्स आती हैं, जैसे एक क्लस्टर्स हैं, ऐसे कई स्कीम्स हैं, बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली इन सब क्लस्टर और गवर्नमेंट स्कीम में होता क्या है, बिचौले बैठे हैं, वो आपको क्या कहेंगे कि सर आप ये स्कीम कर लो, आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, 20,000 रुपए मिलेंगे, तो स्कीम क्वालिटी इंप्लीमेंट ना होकर 20,000 रुपए मिलने के लिए रह जाती है। तो एक मेरे बॉस ने बहुत बढ़िया डायलॉग मारा था, या मुझे जो अभी भी याद है, कि मैं भी पहले कहता था कि भाई ये काम नहीं कर रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो उनका था कि भाई बैसाखियां को सहारा लेने छोड़ दो, तो भाई जिससे क्वालिटी इंप्रूव करनी है आप अपना COP क्यों घटा लो, आपको बेनिफिट गवर्नमेंट देती है तो ठीक, नहीं देती है तो ठीक, हमें तो अपना ग्रीन चैनल बनना ही है, हमें तो अपने टांगों पे खुद खड़ा होना है, गवर्नमेंट सपोर्ट करिए तो थोड़ा और तेज भाग लेंगे, नहीं किए तो भी हमें तो भागना ही है। अरे वो डेफिनेटली, क्योंकि वो मंजीत जी का क्वेश्चन था, मैं इसलिए पूछा कि गवर्नमेंट है, बट अगेन कई ऐसे एक IMSME करके इंस्टीट्यूट भी है यहाँ, फरीदाबाद बेस्ड है, आई थिंक कई जानते भी होंगे, मिस्टर राजीव चावला हेड है वो, उनका काम ये है कि ये जो गवर्नमेंट के सब्सिडीज हैं, जैसे आप आई थिंक 5 लाख रुपए आप वो ले लो, आई थिंक 24 लाख रुपीस तक की हरियाणा में सब्सिडीज हैं, तो जैसे आपको लोकल एग्जीबिशन में 3 लाख रुपए मिलते हैं, फॉरेन एग्जीबिशन के 6 लाख रुपए मिलते हैं, आपको कुछ क्वालिटी इक्विपमेंट लेना है उसमें आई थिंक आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो आप सर्च कर लीजिए जो, पर ये सिर्फ हरियाणा वालों के लिए, आई थिंक जैसे राजस्थान और दिल्ली का मुझे पता नहीं, हरियाणा में अगर आप चाहिए तो आप IMSME है, इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ MSME, आप नेट पे भी सर्च कर लो, वो उनका यहाँ फरीदाबाद में मथुरा रोड पे ऑफिस है, आप वहां कांटेक्ट कर लो, वो आपको सब्सिडीज और इन सब में हेल्प करते हैं। क्योंकि रिसर्च में एक ऐसा ही है, DSIR से अगर अप्रूव कराते हैं आपको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सब्सिडी मिलता है, दूसरा कोई भी आप इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हो तो उसमें कस्टम एज वेल एज द जो दूसरा ड्यूटीज है उसमें वे ऑफ मिलता है, और दूसरा क्या होता है उसमें टर्नओवर जो होता है उसका कुछ कितना % टाइम मतलब उसमें टैक्स रिबेट मिलता है एक्चुअल में। अगर है तो क्लेम करो, अगर कोई आदमी आपको क्लेम करवा के दे रहा है तो क्या नुकसान तो कोई नहीं है। इसलिए मैंने पूछा क्वालिटी में कुछ ऐसा है क्या, क्योंकि क्वालिटी का अपने अनिल जी ये सारी चीजों की डिपार्टमेंटल नॉलेज आपको 29 तारीख को डेफिनेट दिलवाऊंगा। अच्छा। पेंट स्किल काउंसिल के CEO डॉक्टर जगदीश आचार्य जी आ रहे हैं हमारे सेशन में, तो वेट फॉर दैट 29th of April 3 बजे, क्योंकि अभी थोड़ा समय की हम लोगों को बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, तो क्या है सर वो क्वालिटी रिलेटेड थे तो अपने को क्या क्वालिटी रिलेटेड आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने सर देखिए ना मनीष जी एक MSME वालों का भी करा देते हैं, उसमें जो भी ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना जी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखो विशाल जी की एक्सपर्टीज हम लोगों को एक तरीके से क्वालिटी कैसे कंट्रोल करें और इस सब चीज पर है। हम लोग चाहते हैं कि एक्चुअल एक्सपर्ट एडवाइस हम लोगों को अगर लेनी है तो एग्जैक्ट बुलजाई मारे हम लोग उन लोगों से लें जिनको एग्जैक्टली वो उस सिस्टम में है। डेफिनेटली विशाल जी आपको जरूर नॉलेज देंगे, विशाल जी के पास 100% नॉलेज होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें अगर एग्जैक्ट नॉलेज लेनी है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम लोग ले तो ज्यादा बेटर रहेंगे। तो ये सर 29 तारीख को मैं कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है। पेंट स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO मिस्टर जगदीश आचार्य ये सेशन लेने वाले हैं 29 तारीख को, आप उसमें जरूर रहिएगा। जी योगेश जी बोलो सर।
दूसरा मैं क्या कह रहा था कि गवर्नमेंट जैसे सिडबी है, एक सेशन सिडबी वालों का भी रखवा देते हैं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सब लोग देखो, मैं आपको फिर शुरू से कहता रहा हूँ कि पेन विजन का आप सब लोग परिवार हो। हम लोग आपसे रेगुलरली सजेशंस मांगते रहते हैं, रेगुलरली हम लोग पूछते रहते हैं कि मैं किस तरह से आगे काम करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। मैं थैंकफुल हूँ आप सभी का कि आप अपनी राय बड़े अच्छे से देते हैं। जैसे भी मैंने ग्रुप में डाला अंताक्षरी के लिए, तो 6 बजे हम लोग एक छोटा सा लाइटर नोट पे अंताक्षरी रखने जा रहे हैं आज। जिस भी को आना हो मोस्ट वेलकम। जो भी अच्छा गाना गा सकते हो, तो बॉलीवुड के बारे में जानते हो, वो भी आए, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी रखेंगे बॉलीवुड को लेकर। लाइटर नोट पे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं ताकि एटलीस्ट लॉकडाउन पीरियड के अंदर सिर्फ कोरोना 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 ना सुनकर कुछ कोरोना हो जाए, तो उसलिए हम लोग ये करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग आइए 6 बजे। तब तक के लिए मैं एक बार जो हमारी परंपरा है उसको ध्यान में रखते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, दोबारा से क्वेश्चन आंसर्स के बाद अप्लॉज हो जाए विशाल गुप्ता जी के लिए। इन्होंने आज बहुत अच्छी चीजें हमारे को बताई, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब लोग जुड़े। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम रही स्टार्टिंग के अंदर, मैं होप करता हूँ कि अब आज 6 बजे नहीं रहेगी वो प्रॉब्लम, और आप सभी लोग आए, तैयारी करके आए अच्छे से। हाँ, अपने बच्चों को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उन सबको आज इन्वॉल्व करें। हम लोग एक परिवार के तरह से मैं समझता हूँ आगे बढ़ेंगे आज, और एक प्लस हमारे साथ और जुड़ेगा। तो थैंक्स फॉर योर सजेशंस, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। साइन ऑफ करने जा रहा हूं मैं। आप सबका इंतजार रहेगा 6 बजे। विशाल जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद अगेन। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। टेक केयर। Meet you at 6 o'clock in the evening. अभी शायद 1 घंटे बाद ही। बाय बाय सर। Thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू।